दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और अब हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस ऑन द चैप्टर द नेकलेस। नाउ बिफोर वी बिगिन विद द वेरी फर्स्ट पैराग्राफ और द एक्सट्रैक्ट, हमें एक चीज ध्यान में रखनी है। इन द एग्जाम्स यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल रीड द क्वेश्चंस एंड देन फाइंड द आंसर्स। बट अभी हम क्या करने वाले हैं, हम हर एक एक्सट्रैक्ट पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज हैं वो डिस्कस करेंगे। देन वी विल सी द वर्ड्स जिस पे वो क्या बेस्ड क्वेश्चंस आने की कोई भी पॉसिबिलिटी है, एंड देन वी विल ट्राई टू solve certain questions based on each and every पैराग्राफ। क्लियर? तो सबसे पहली बात तो इस पूरे चैप्टर में भी आपको डायलॉग्स गिवन हो सकते हैं और पूछा जा सकता है हु इज द स्पीकर ऑफ दीज लाइंस, या फिर हु इज द ऑथर और फ्रॉम विच चैप्टर दीज लाइंस आर टेकन। तो डेफिनेटली हर एक डायलॉग को पढ़ते वक्त आपको यहाँ पर इस चीज को समझ जाना है कि कौन यहाँ पर बातचीत कर रहा है। इफ समथिंग वुड बी रिलेटेड टू अनहैप्पीनेस, डिससैटिस्फैक्शन, की रिच होना चाहिए था, कंफर्टेबल होना चाहिए थी लाइफ, ये सारी चीजों में डेफिनेटली मैडम लॉइजल वुड बी द स्पीकर। अगर कोई सेंटेंस है जिसमें सजेशन है, जिसमें कुछ सेंसिबल बात है, तो डेफिनेटली वो होंगे मिस्टर लॉइजल। और ऐसा कुछ भी है जिसमें सॉर्ट ऑफ एक डिस्कशन चल रहा है फ्रॉम द फ्रेंड, या फिर आपकी कंडीशन ऐसी कैसे हो गई, या फिर आप ये कुछ भी चूज कर सकते हो इस नेकलेस में से या फिर इस ज्वेलरी में से, तो ये सब डेफिनेटली कौन बात कर रहे होंगे, मैडम फॉरेस्टियर। तो ये जो डायलॉग्स हैं चैप्टर के इतने ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होंगे टू इंटरप्रेट की हु इज द स्पीकर, डेफिनेटली बिकॉज राइट नाउ ऑल्सो वील अगेन रीड इट। तो अब दिमाग में बैठ जाएगा कि किसका डायलॉग किस स्पीकर, कौन है स्पीकर इन द डिफरेंट लाइन्स एंड हु इज द वन हु इज स्पीकिंग टू whom. Clear? So let's read the very first paragraph and try to find out the possibilities of different questions. So the first extract says, she was one of those pretty young ladies born as if through an error of destiny into a family of क्लर्क्स। पूछा जा सकता है हु डज शी रेफर्स टू, तो शी कौन है यहाँ पर, मटिल्डा बोल लीजिए या फिर मैडम मटिल्डा, लॉइजल बोल लीजिए या फिर सिर्फ मैडम लॉइजल। ऑल द थ्री जो है वो एक ही पर्सन को इंडिकेट करते हैं। तो शी रेफर्स टू मटिल्डा। तो वो क्या है, प्रिटी यंग, बॉर्न एज इफ की एक एरर ऑफ डेस्टिनी, यानी किस्मत की एक गलती हो गई हो। एरर मीन्स व्हाट, गलती, मिस्टेक, एंड डेस्टिनी इज योर फ्यूचर, योर फेट, योर फॉर्च्यून। क्लियर? तो जो किस्मत से बोलते हैं ना कि गलत किस्मत थी या फिर गलती से ये पैदा हो गया इस घर में, तो दैट इज व्हाट इज बीन रेफर्ड इन दिस पर्टिकुलर लाइन। She had no dowry, no hopes, no means of becoming known, loved and married by a man either rich or distinguished. तो definitely वो she was born in a family of clerks, तो उधर तक तो कोई उनके हाथ में कुछ था नहीं कि वो किस तरीके से रिच हो सकती थी। बट नेक्स्ट चीज़ ये थी कि मे बी शी गेट्स मैरिड टू अ रिच पर्सन, तो फिर कुछ लाइफस्टाइल वैसी हो जाए जैसी वो सोचती थी। बट ना तो उनके पास इतने पैसे थे उनकी फैमिली के पास कि वो एक अच्छी खासी डावरी यानी दहेज दे पाएँ, तो डेफिनेटली एक वो रास्ता भी नहीं था। सेकेंड, उनको कोई होप भी नहीं था कि किसी रिच या किसी नोन पर्सन से उनकी शादी हो, एंड ऑल्सो कोई तरीका नहीं था, कोई मीन्स नहीं थे, कोई वेज नहीं थे कि जिससे somebody falls in love with her, someone who is rich and distinguished. And she allowed herself to marry a petty clerk in the office of the board of education. तो उनकी शादी किससे होती है, अगेन एक क्लर्क से, जो कि कहाँ पर है, बोर्ड ऑफ एजुकेशन में क्लर्क है। और पेटी का मतलब होता है एक ऑर्डिनरी नॉर्मल से क्लर्क। She was simple but she was unhappy. Definitely वो simple सी lady थी but वो खुश नहीं थी, unhappy थी. She suffered incessantly, feeling herself born for all delicacies and luxuries. तो वो continuously सिर्फ इसी चीज़ को सोच के suffer करती थी कि मुझे एक rich family में पैदा होना चाहिए था, मेरे पास हर एक comfort होना चाहिए था, हर एक luxury होनी चाहिए थी। क्लियर? तो यहाँ आपको direct questions obviously पहला हम डिस्कस कर चुके हैं कि she कौन है, यहाँ पर ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपको ये डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है कि what which of the following is true, not true, जिस तरीके के क्वेश्चंस हम ऑलरेडी करते आए हैं अभी तक एक्सट्रैक्ट बेस में, बिकॉज वो क्वेश्चंस आपको हेल्प करते हैं टू लर्न दी फैक्ट्स अबाउट दी स्टोरी। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों उनकी शादी किसी रिच पर्सन से या डिस्टिंग्विश्ड पर्सन से क्यों नहीं हो सकती थी, तो वो डायरेक्ट आपको रीजंस गिवन है। देन लेट्स कम टू दी वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ आपको पूछा जा सकता है अबाउट वर्ड एरर, देन दिस डेस्टिनी, देन व्हाट इज डाउरी, इस पे बेस्ड आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वी कैन बी आस्क्ड कि डिस्टिंग्विश्ड मतलब समवन जो कि बहुत नोन है, जिसका सॉर्ट ऑफ नाम है, नेम, फेम है जिसके पास, दैट इज व्हाट डिस्टिंग्विश्ड रेफर्स टू हियर। देन आपसे पूछा जा सकता है कि इसका मतलब क्या है, तो दिस मीन्स व्हाट कंटिन्यूसली, यानी बिना रुकावट के शी यूज्ड टू थिंक अबाउट ओनली द लग्जरीज एंड कंफर्ट्स एंड दैट्स व्हाई शी वाज नेवर हैप्पी। क्लियर? नाउ लेट्स रीड द कंटिन्यूएशन।
शी suffered from the poverty of her apartment, the shabby walls and the worn chairs. तो कौन सी चीज़ें थी जो कंटिन्यूसली उनको इस चीज़ से सफ़र कराती थी, या फिर ये चीज़ बार बार उनके दिमाग में आती थी कि आई एम पुअर? वो थी पॉवर्टी ऑफ हर अपार्टमेंट, कि जिस तरीके का उनका घर था दैट वॉज नॉट वेरी स्टैब्लिश्ड और वेल मेंटेन्ड, तो वो चीज़ देख देख के शी यूज टू बी अनहैप्पी. देन द शैबी वॉल्स, जो पुअर कंडीशंस में उनकी घर की दीवारें थी, वॉल्स थी, वो भी उनको बार बार याद दिलाती थी कि यू आर नॉट बॉर्न इन टू अ रिच फैमिली. एंड ऑल्सो द वॉर्न चेयर्स, यानी कि जो कुर्सियाँ हैं, जो चेयर्स हैं, सॉर्ट ऑफ जो फर्नीचर है वो कम्प्लीटली बोल सकते हो पुअर कंडीशन में है, क्योंकि बहुत टाइम से मे बी वो यूज़ हो रहा होगा या फिर बहुत पुराना होगा. तो इसीलिए ये सब फर्नीचर को देखकर, अपने घर की वॉल्स को देखकर, घर को देखकर वो रोज़ इस चीज़ को कंटिन्यूसली सोचती रहती थी कि आई एम पुअर. All these things tortured and angered her, and all these things somewhere was torturing her, somewhere it was making her to suffer a lot. और इसकी वजह से उन्हें बहुत गुस्सा भी आता था कि भाई क्यों मैं पैदा नहीं हुई हूँ एक रिच फैमिली में. When she seated herself for dinner opposite her husband, who uncovered the tureen with a delighted air, saying, "Oh, the good pot pie, I know nothing better than दैट." तो यहाँ पर एक इंसिडेंट सुनाया जा रहा है कि जब भी उनके हस्बैंड डाइनिंग टेबल पे बैठते थे फॉर द डिनर, एंड शी यूज टू सिट ऑपोजिट टू हर हस्बैंड, तो उनके हस्बैंड जैसे ही ट्यूरीन, यानी कि वो एक डिश होती है, क्रॉकरी होती है जिसमें जो भी खाने का सामान है वो रहता है, सॉर्ट ऑफ सूप ज़्यादातर उससे सर्व किया जाता है. तो वो उस बर्तन को जैसे ही खोलते हैं ट्यूरीन को, और जैसे ही वो देखते हैं उसमें पॉट पाई बना हुआ है, तो वो हमेशा खुश होकर बोलते थे कि आई डोंट थिंक इससे बेटर खाना कुछ हो सकता है. तो ये सब सुनकर उनकी वाइफ के दिमाग में क्या चलता था, दैट इज द नेक्स्ट थिंग गिवन. शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स ऑफ शाइनिंग सिल्वर, शी थॉट ऑफ द एक्सक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. तो उनके दिमाग में सिर्फ क्या चीज़ें चलती थी, वही भाई कि बड़े बड़े घरों में बहुत सिल्वर क्रॉकरी होती है, सिल्वर की यूटेंसिल्स होते हैं, उसमें खाना खाते हैं. नेक्स्ट उनको याद आता है अबाउट एलिगेंट डिनर्स की बहुत बड़े बड़े टेबल्स हैं, बहुत डिफरेंट डिफरेंट क्विजीन्स हैं, डिफरेंट वेराइटी ऑफ फूड है. तो ये सब चीज़ें उनको दिमाग में आती थी. एंड ऑल्सो कि बहुत ब्यूटीफुल डिफरेंट खाना जो है वो जब मार्वलस डिशेज, यानी बहुत बड़ी बड़े बर्तनों में, बहुत ब्यूटीफुल से क्रॉकरी में होता था सर्व. तो ये सारी चीज़ें वो सोचती हैं कि अगर मैं रिच होती तो ये सब होता. तो वो इस वक्त जो है उनके पास, उसको तो सोच ही नहीं रही, या फिर उसको तो एंजॉय कर ही नहीं रही है. शी इज़ लाइक कि ये सब कुछ मेरे पास होना चाहिए था. She had neither frocks nor jewels, nothing, and she loved only those things. उनके पास ना ब्यूटीफुल फ्रॉक्स थी, ब्यूटीफुल कपड़े थे, ना ही उनके पास ब्यूटीफुल ज्वेलरी थी. और इसी चीज़ों का सोच सोच कर वो गुस्सा होती थी, वो सैड होती थी. यानी जो उनके पास नहीं था वो सिर्फ उसी के बारे में सोचती रहती थी. तो यहाँ आपको अगेन डायरेक्ट क्वेश्चन तो समझ ही आ रहे हैं कि किस तरीके के आ सकते हैं. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंट क्वेश्चन अबाउट लाइक द वर्ड शैबी, देन वॉर्न का मतलब क्या है यहाँ पर. नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं ट्यूरीन क्या है, डिलाइटेड वर्ड की सिनोनिम्स एंटोनिम्स. नेक्स्ट वी कैन बी आस्क्ड अबाउट एलिगेंट, देन शाइनिंग सिल्वर क्या है यहाँ पे, तो सिल्वर की क्रॉकरी होगी तो दैट वुड बी वेरी शाइनिंग, राइट. नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं एक्सक्विसिट, मार्वलस, एंड दैट्स इट. तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो वो कैप बेस्ड आपसे पूछे जा सकते हैं. यू शुड बी प्रिपेयर्ड विद द मीनिंग जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड ऑल्सो सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे भी. क्लियर. ऑल्सो डायरेक्ट क्वेश्चंस बहुत ईजिली दिख रहे हैं, अभी हम सॉल्व भी करेंगे तो इट विल बी मोर क्लियर. ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, विच इज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट विच सेज what is true from the following. यानी कौन सा स्टेटमेंट है which is correct as per the extract. The first option says the lady was pretty and young. Definitely, though this is one of the right options. It looked like the lady was born as an error of destiny. Yes. The lady was born into a family of clerks. Again, it's a right option. तो तीनों ही जो options हैं वो directly दिए हैं extract से, तो all of the above क्या हो जाएगा आपका correct answer. Clear? Next question is Why was she not able to marry a rich man? तो वो क्या रीजंस थे जिसकी वजह से उनकी एक रिच फैमिली में शादी भी नहीं हो पाती है. She had no dowry, yes. She had no hopes, yes. She had no means of becoming known, loved and married by a rich man, definitely. ना ही उनके पास इतने पैसे थे कि वो इतना बड़ा अमाउंट ऑफ डाउरी दे पाएँ तो फिर एक अच्छी रिच फैमिली में उनकी शादी हो पाए. नेक्स्ट, ना ही उनको कोई होप था, कोई उम्मीद थी कि ऐसा कुछ हो सकता है. एंड ऑल्सो थर्ड थिंग, उनके पास कोई तरीका भी नहीं था जिससे कोई रिच और डिस्टिंग्विश्ड पर्सन उनको नोटिस करे, फॉल्स इन लव विथ हर एंड मैरीज हर. तो ये तीनों ही ऑप्शंस पॉसिबल नहीं थे, इसीलिए she was not able to marry a rich person. तो all of the above जो है वो reasons हैं जो इस question में पूछे गए हैं. Clear? All right. Next is the lady was simple but, यानी कि वो simple थी but उनके और क्या pointers बताए गए हैं वो मैं बताना है. तो she was unhappy, yes.
शी सफर्ड इंस्टेंटली, येस, मतलब पूरा टाइम कंटिन्यूसली वो सफ़र करती थी इन सब फैक्ट्स को सोच सोच कर, तो डेफिनेटली येस. शी फेल्ट दैट शी वॉज बॉर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज, ऑब्वियसली यही चीज़ सोच सोच कर तो शी ब्रॉट और इन्वाइटेड द ट्रबल इन हर लाइफ. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शंस. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज व्हाट ऑल थिंग्स टॉर्चर्ड एंड एंगर्ड हर. तो वो कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे वो परेशान होती थी, सफ़र होती थी. पॉवर्टी ऑफ अर अपार्टमेंट, येस. द शैबी वॉल्स, डेफिनेटली. द वॉर्न चेयर्स, डेफिनेटली. तो तीनों ही ऑप्शंस डायरेक्ट हैं एक्सट्रैक्ट से, तो यू आर नॉट, दिस नथिंग टू बी वरीड अबाउट कि क्या कॉम्प्लेक्सिटी है. बट ऐसे क्वेश्चंस का एडवांटेज क्या है कि जब सॉर्ट ऑफ एक क्वेश्चन आंसर आपको करना है या लॉन्ग आंसर में मेंशन करना है कि वाई शी सफर्ड सो मच, वाई शी कंटिन्यूसली वॉज सैड एंड अनहैप्पी, तो आप ये पॉइंटर्स मेंशन कर सकते हो कि continuously the shabby walls, the apartment, the poverty of the apartment and also the worn chairs या फिर complete जो furniture है, this somewhere made Matilda or Madame Loisel to suffer a lot. Clear? तो all of the above क्या हो जाएंगे आपके right options. Next question asked is what would she think about when her husband would say the good pot पाए, यानी उनके जब हस्बैंड खाने की तारीफ करते थे आफ्टर जस्ट ओपनिंग द ट्यूरीन, तो उनका क्या दिमाग में चलता रहता था, क्या रिएक्शन होता था. तो शी वुड थिंक ऑफ एलिगेंट डिनर्स, येस. शी वुड थिंक ऑफ शाइनिंग सिल्वर, डेफिनेटली. शी वुड थिंक ऑफ द एक्सक्विसिट फूड सर्व्ड इन मार्वलस डिशेस. तो तीनों ही ऑप्शंस अगेन डायरेक्टली एक्सट्रैक्ट से गिवन है कि उनके दिमाग में क्या चलता था. एलिगेंट डिनर्स, बड़े बड़े बोल सकते हैं डिनर्स जो होते हैं उसके बारे में वो सोचती थी, बड़े बड़े डिशेस में जो खाना सर्व होता है, शाइनिंग सिल्वर है, ये सब चीज़ें उनके दिमाग में चलती रहती थी. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शंस. क्लियर? नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स द सेम एज डेस्टिनी. डेस्टिनी यानी किस्मत. तो डेस्टिनी के सिनोनिम्स पूछे गए हैं. फेट, फेट का मतलब यही होता है कि फाइनली क्या होगा, व्हाट वुड बी द फ्यूचर. तो फेट मीन्स डेस्टिनी, येस. फ्यूचर वेरी इजी, किस्मत की बात की है, फ्यूचर इज द वर्ड वी ऑल नो. ऑल्सो फॉर्च्यून, बोलते हैं ना फॉर्च्यून टेलर्स, जो आपकी किस्मत बताते हैं आगे जाके क्या होगा, तो हम उन्हें फॉर्च्यून टेलर्स बोलते हैं. ठीक है, तो फॉर्च्यून का मतलब क्या हुआ, डेस्टिनी, किस्मत. तो फॉर्च्यून इज अगेन वन ऑफ द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डेस्टिनी. क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शंस. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज इनसेंसिटली मीन्स द सेम एज, यानी कंटिन्यूसली, विदाउट अ ब्रेक वो सोचती रहती थी अबाउट डिफरेंट थिंग्स जो कि उनको ट्रबल करते थे और सफ़र कराते थे. तो यहाँ कॉन्स्टेंटली, येस, इट्स द राइट वर्ड, यानी विदाउट टेकिंग अ ब्रेक. कॉन्स्टेंटली यानी लगातार. देन कंटिन्यूअली, ऑब्वियसली वेरी बेसिक टर्म. देन एंडलेसली, यानी बिना रुकावट के, विदाउट एन एंड. तो डेफिनेटली दिस इज ऑल्सो द वर्ड विच मीन्स द सेम एज इंसेंसिटली. क्लियर? ऑल राइट. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट options. Next is which of the following does not means same as exquisite. exquisite यानी बहुत ही एलिगेंट सा, बहुत ही ब्यूटीफुल सा जो डिनर होता है उसकी बात हो रही है. तो does not पूछा है, तो समथिंग विच इज नॉट पॉजिटिव वुड बी ऑपोजिट, राइट. तो मैग्निफिशेंट, येस. ब्यूटीफुल, डेफिनेटली. एलिगेंट, डेफिनेटली. तो मैग्निफिशेंट, ब्यूटीफुल, एलिगेंट क्या बता रहे हैं, यानी बहुत खूबसूरत सा, बड़े बोल सकते हैं स्तर पर, बड़े लेवल पे जो डिनर्स होते हैं उसकी बात हो रही है. मेसी मीन्स समथिंग विच इज नॉट ब्यूटीफुल, बहुत फैला हुआ. तो मेसी इज द वर्ड विच इज नॉट मीनिंग द सेम एज द वर्ड एक्सक्विसिट. तो मेसी क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन. Next extract is she had a rich friend, a schoolmate at the convent who she did not like to visit. She suffered so much when she returned. तो उनकी फ्रेंड की बात हो रही है कि उनकी एक स्कूल फ्रेंड थी जो कॉन्वेंट में उनके साथ पढ़ती थी और वो रिच थी, इसीलिए इनको उनके घर पे जाना पसंद नहीं था, क्योंकि जब भी वो वापस आती थी she suffered a lot. She wept for whole days from despair and disappointment. तो वो पूरा टाइम रोती रहती थी. wept comes from the word weeping, यानी shedding टीयर्स, रोना जिसे आप कहते हो. तो वो रोती थी क्या सोच सोच कर, डेस्पेयर एंड डिसअपॉइंटमेंट की वजह से. डेस्पेयर मीन्स बहुत सैड होना, डिजेक्टेड फील करना, एंड डिसअपॉइंटेड अगेन जो आप एक्सपेक्ट करो वैसा कुछ नहीं है, तो यू फील अ वेरी डिसअपॉइंटेड. तो डिसअपॉइंटमेंट और डेस्पेयर की वजह से शी यूज्ड टू फील वेरी बैड जब भी वो अपने फ्रेंड के घर से वापस आती थी, एंड शी केप्ट वीपिंग. One evening her husband returned elated, bearing in his hand a large envelope. Here he said, here is something for you. She quickly drew out a printed card on which were inscribed these words. तो उनके हस्बैंड एक दिन इवनिंग में इलेटेड यानी बहुत खुश होते हुए आते हैं. उनके हाथ में क्या है, एक बड़ा सा एनवलॉप, और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि
इज समथिंग फॉर यू। उनकी वाइफ बड़ी खुश होती है, शी ओपन्स द एनवेलप और उसमें एक प्रिंटेड कार्ड होता है। क्या मेंशन होता है प्रिंटेड कार्ड पे? इंस्क्राइब्ड का मतलब कि कुछ लिखा हुआ हो, प्रिंटेड हो, उसे कहते हैं इंस्क्राइब्ड। सो द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रेम्पोन्यू आस्क द ऑनर ऑफ लॉइजल्स। तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन और मैडम जॉर्ज रेम्पन्यू, तो इन लोगों ने अपना नाम दिया है कि ये हैं मिनिस्टर, और ये जो नाम दिया गया है मे बी वो कोई और पोजीशन पे होंगे इस डिपार्टमेंट में। तो ये जो है इनविटेशन दे रहे हैं, दीज आर द वंस हु आर इनवाइटिंग द पीपल फॉर द पार्टी। और बोला है आस्क द ऑनर ऑफ, ऑनर यानी कि इट वुड बी रिस्पेक्ट और या फिर प्रेजेंस, तो इसकी बात होती है ऑनर। क्लियर? बिफोर वी गो to the next paragraph, let's just check out the extract questions जो कि यहाँ से possible हैं। तो definitely direct questions बहुत सारे हैं, पूछा जा सकता है why Madam Loisel suffered after she returned from her friend's house, या फिर उनके friend के बारे में क्या क्या बताया गया है, that can be asked। Clear? Next पूछा जा सकता है what happened one evening, या फिर उनके husband के हाथ में क्या था, what was written on the letter। तो ये कुछ questions है जो यहाँ से directly possible हैं। vocab based की बात करें तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है weeping word के different synonyms antonyms, then there is despair, disappointment, obviously elated, inscribed। तो these are the words जो already हम discuss कर चुके हैं, और इस पे based आपको synonyms antonyms पूछे जा सकते हैं, which we will also discuss right now at the end of this paragraph। clear? तो continuously क्या लिखा हुआ है in the card? Madam, Mr. and Madam Loisel's company, and it would be an honor for us, it would be a pleasure for us if Loisels can come to the party। Monday evening, January 18 at the minister's residence। तो आपसे पूछा जा सकता है what was written on the card। तो वहाँ पर नाम लिखा है, कौन बुला रहे हैं, लॉइजल्स को बुलाया गया है। नेक्स्ट मंडे का दिन है जिस दिन पार्टी है, डेट है 18 जनवरी, एंड जाना कहाँ है, मिनिस्टर के घर पे, मिनिस्टर्स रेसिडेंस। Instead of being delighted as her husband had hoped, she threw the invitation spitefully upon the table, murmuring। तो उनके जो husband हैं वो क्या expect कर रहे थे कि उनकी wife बड़ी खुश होगी, delighted होगी, happy होगी, but हुआ क्या, वो spitefully यानी without any sense, या फिर बोल सकते हो without any emotions और feelings, बिल्कुल cruelly जो है वो कार्ड फेंक देती है किस पे, टेबल पे। तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है what was Madam Loisel's husband या what was Mr. Loisel expecting after he gave the card to his wife। और फिर नेक्स्ट पूछा जा सकता है what was the reaction of Madam Loisel after she read the card। clear? What do you suppose I want with that? But my dearie, I thought it would make you happy। अब देखो ये lines given हो सकती हैं आपको, what do you suppose I want with that? Who is the speaker in these lines पूछा जा सकता है। तो कौन है जो हमेशा ऐसे चीज़ें बोलता है in this chapter कि मैं क्या करूँ इसका, why do you think कि मुझे यहाँ जाना चाहिए। तो ये कौन है, ये सिर्फ मैडम लॉइजल है, because she is the one जिसके पास reasons होते हैं हमेशा कि why I should be the part of this kind of party। बट माई डियरी, अब ये लैंग्वेज जो है यहीं पे प्रूव करती है बहुत ब्यूटीफुली, बहुत केयरिंग तरीके से वो अपनी वाइफ से बात कर रहे हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर मिस्टर लॉइजल है हु इज द स्पीकर इन दिस पर्टिकुलर लाइन। I thought it would make you happy. You never go out and this is an occasion and a fine one। तो वो क्या रीजंस देते हैं कि मुझे लगा कि तुम खुश क्यों होगी, क्योंकि ये वो पार्टी है जहाँ पर सॉर्ट ऑफ एक फाइन वन यानी कि बहुत अच्छी पार्टी है, रॉयल पार्टी है, एंड ऑल्सो तुम जो हो बहुत बाहर नहीं जाती हो, तो आई थॉट यू वुड बी हैप्पी। Everybody wishes one and it is very select, not many are given to the employees, you will see the whole official world there। फिर वो क्या बताते हैं कि ये बहुत सिलेक्टिव सा इन्विटेशन है, सबको नहीं मिला है, सारे एम्प्लॉयज़ में नहीं ये इन्विटेशन दिया गया है, बट हमें मिला है, तो वी आर लकी वंस। एंड ऑल्सो अगर हम इस पार्टी में जाते हैं तो हम पूरे ऑफिशियल वर्ल्ड को देख पाएंगे। तो ये वो कुछ रीजंस हैं जो अपनी वाइफ को कन्विंस करते हैं कि वी शुड डेफिनेटली बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी। अब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस वी आर ऑलरेडी अवेयर कौन से आ सकते हैं। वो कैप की बात करें तो यू कैन बी आस्क्ड अबाउट डिलाइटेड, और डिलाइट वर्ड पे आ सकता है आपको। देन स्पाइटफुली या स्पाइटफुल, ठीक है, क्रूअली, तो वो होता है स्पाइटफुल का मीनिंग। नेक्स्ट इज मर्मरिंग यानी धीरे धीरे बोलना, जो अपन बोलते हैं ना फुसफुसाना इन हिंदी, दैट इज व्हाट मर्मरिंग मीन्स इन इंग्लिश। एंड ऑल्सो नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है कि सिलेक्ट का मतलब क्या है, कि कुछ ही लोगों को चूज करके दिया गया था इनविटेशन, सबको नहीं दिया गया था। क्लियर? ऑलराइट, नाउ लेट्स डिस्कस सर्टेन क्वेश्चंस ऑन दिस। फर्स्ट इज व्हाई शी डिड नॉट लाइक टू विजिट हर फ्रेंड। Because her friend was rich and that bothered her definitely. Because she suffered so much when she returned from her friend's house. Yes, it was because of her, not because of the friend's house. Clear? Because she wept for whole days from despair and disappointment. Definitely पूरा दिन वो रोती रहती थी जब भी अपने फ्रेंड के घर से आती थी, because वो कंपैरिजन करती थी अपनी लाइफ और अपनी फ्रेंड की लाइफ को। तो ऑल ऑफ दी अबव जो है वो रीजंस देते हैं why she never liked to go or visit her friend's place. Clear? All right.
नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड वन इवनिंग, एक दिन क्या होता है. Her husband returned elated. Yes. Her husband had a large envelope. Definitely. She drew out a printed card on which were inscribed some words. तो direct sentences हैं again from the extract. तो all of the above क्या हो जाएगा? What happened one evening का answer. Clear? All right. Next is what was mentioned in the invitation. Invitation में क्या क्या लिखा हुआ था? The invitation was from the Minister of Public Instruction and Madam George Ramponneau. Yes, इन लोगों ने ही invitation send किया था. Mr. and Madam Loisels were invited at the minister's residence. Definitely दोनों को ही invitation दिया था कि you should come and be a part of our party. The event was on Monday evening, January 18. Definitely this was the day and the time. And also time नहीं sort of यानी कि which part of the day आपको आना है, and also what is the date. Clear? तो all the three options give you the complete description कि क्या invitation में mention था. तो all of the above क्या हो गए आपके right answers. Clear? All right. Next question is what is true from the following. Her husband had hoped that she will be delighted. Definitely उनके husband को यही था कि when she will read the card she'll be very happy. So this is true. She threw the invitation spitefully upon the table. Yes, she was very angry to read the invitation क्योंकि उनके पास कपड़े या ज्वेलरी नहीं है उस तरीके की, तो वो जो है बहुत गुस्से में आ जाती हैं, बिना सोचे समझे जो है वो इन्विटेशन टेबल पे थ्रो कर देती हैं. Her husband thought the invitation would make her happy as she never went out. Yes, उनको यही लगता था उनकी वाइफ जो है वो ज़्यादातर बाहर नहीं जाती है, तो ये इन्विटेशन पढ़ के उनको बड़ी खुशी होगी. तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शंस. क्लियर? तो ट्रू पूछा था तो ऑल आर ट्रू. नेक्स्ट इज व्हाट डिड हर हस्बैंड टेल द लेडी फ्रॉम द फॉलोइंग. तो लेडी को या फिर मैडम लॉयजल को उनके हस्बैंड क्या बोलते हैं? एवरीबडी विशेज फॉर सच इन्विटेशंस. डेफिनेटली लिखा है ना, एवरीबडी विशेज फॉर दी वन क्या है यहाँ पर? इन्विटेशन. तो एवरीबडी विशेज फॉर सच इन्विटेशन. द इन्विटेशन वॉज नॉट गिवन टू ऑल द एम्प्लॉयज. डेफिनेटली किसी सभी एम्प्लॉयज को नहीं दिया था, बट सिलेक्टिव सा इन्विटेशन था, यानी ओनली सम पीपल वर सिलेक्टेड एंड देन दे वर गिवन दीज इन्विटेशंस. The whole official world will be present at the event. Yes, जब वो बोलती है will get to see the whole official world there, इसका मतलब पार्टी में सारे officials जो हैं वो वहाँ पर present होंगे. तो ये भी क्या है? correct. तो all of the above क्या हो जाएंगे? the statements जो उनके husband अपनी wife को बताते हैं so that she gets convinced कि it's a good invitation and we should be a part of this party. Next is despair means a same as, यानी कि बहुत sad होना, that is what despair means. Distress, पेन, मिसरी. तो ऑल ऑफ द अबव गिव यू द मीनिंग, द सेम मीनिंग. एक तो डिस्ट्रेस्ड हो जाना, बहुत पेनफुल फील करना, यानी कि बहुत ज़्यादा बुरा लगना, एंड मिसरी अगेन सॉरो, सैडनेस, उसी का सिनोनिम है. तो ऑल द थ्री वर्ड्स मीन द सेम एज द वर्ड डेस्पेयर. क्लियर? ऑल राइट. नेक्स्ट इज इलेटेड डज नॉट मीन सेम एज. इलेटेड मतलब बहुत खुश होना. तो कोई वर्ड जो बोलेगा या फिर बहुत खुश ना होना या फिर कुछ अलग ही मीनिंग दे रहा होगा, दैट वुड नॉट मीन एज द वर्ड इलेटेड. तो एक्सिलरेटेड, एक्सिलरेटेड का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुश होना. तो दिस ऑल्सो मीन सेम एज द वर्ड इलेटेड. डिलाइटेड, वी ऑलरेडी हैव रेड दिस वर्ड इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी. डिलाइटेड मतलब बहुत ज़्यादा खुश. मिसरेबल यानी बहुत बुरे, मिसरी जो भी हमने बात की, सॉरोफुल, तो ये क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा ऑफ द वर्ड इलेटेड. ग्लीफुल, हमने बोला ना ग्ली वाला एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं हम, या फिर हम ग्ली को ग्लीफुल ऑलरेडी रीड कर चुके हैं बहुत सारे चैप्टर्स. तो ग्लीफुल ऑल्सो मीन्स द सेम एज द वर्ड इलेटेड. तो डज नॉट बोला था, तो मिसरेबल इज द वर्ड जिसका मतलब जो है वो ऑपोजिट है टू द वर्ड इलेटेड. क्लियर? ऑल राइट. Next is spiteful means same as. Cruel, mean, annoying यानी बहुत बुरी तरीके से. mean यानी selfish होकर बिना कुछ सोचे समझे, and annoying कुछ ऐसी तरीके से करना कुछ actions जो कि बहुत annoying हो सकता है या फिर बहुत बुरा लग सकता है. तो all the three means the same as the word spiteful. तो all of the above क्या हो जाएंगे आपके right options. Clear? All right. Next extract is she looked at him with an irritated eye and declared impatiently. क्यों irritated थी? क्योंकि वो आगे reason दिया गया है, उनके पास dress नहीं थी. तो वो irritated eye मतलब इस तरीके का उनका expression था कि I am not happy with what you have done and I am very irritated. तो वो annoying सा जो expression है, that is what is being given as irritated eye. What do you suppose I have to wear to such a thing as that? He had not thought of that. He stammered. तो उनकी वाइफ जब बोलती कि मैं क्या पहन के जाऊंगी ऐसी पार्टी में, तो उनके हस्बैंड ने कभी ये सोचा नहीं. तो ऑब्वियसली हाँ, वाई वुड ही थिंक कि इसके पास कौन सी ड्रेस है या नहीं है विद रिस्पेक्ट टू दिस पार्टी. ही स्टैमर्ड, स्टैमर्ड यानी पॉज ले लेके बोलना, बिकॉज मे बी नर्वस हो या फिर शॉक्ड हो या समझ नहीं आ रहा क्या बोलना चाहिए. वाई द ड्रेस यू वेयर व्हेन वी गो टू द थिएटर इट सीम्स वेरी प्रिटी टू मी. तो उनके हस्बैंड के हिसाब से जो ड्रेस वो लोग थिएटर जब जाते हैं
तब पहन के जाती है उनकी वाइफ, तो दैट ड्रेस जो है वो उनके लिए बहुत प्रिटी है, यानी कि उनके हस्बैंड को वो अच्छी लगती है, तो उन्हें लगता है कि वो ड्रेस पहन के वो पार्टी में जा सकती हैं. He was silent, stupefied, in dismay at the sight of his wife weeping. उनकी वाइफ जो है वो रो रही है, she is weeping, she is shedding tears. तो उसको देखकर उनके हस्बैंड के क्या रिएक्शंस हैं, वो साइलेंट है, ऑब्वियसली वो चुप होगा, उनको समझ नहीं आ रहा क्या करना है. स्टूपिफाइड यानी ही शॉक्ड एंड बिकॉज ऑफ दैट ही इज नॉट एबल टू थिंक प्रॉपरली कि भाई क्या हो रहा है, मैं क्या रिएक्ट करूं. इन डिसमे ऑब्वियसली वो डिस्ट्रेस्ड फील कर रहे हैं, बहुत बुरा फील कर रहे हैं एट द साइट ऑफ हिज वाइफ वीपिंग. What is the matter? What is the matter? By a violent effort, she had controlled her vexation and responded in a calm voice, wiping her moist cheeks. Nothing. तो उनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या हुआ है, what is the matter, क्यों रो रही हो. तो violent effort यानी बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा efforts डालते हुए वो अपने इस इरिटेटेड या अनॉइड जो उनके दिमाग में एक्सप्रेशन चल रहे हैं, फीलिंग्स चल रही हैं, उसको कंट्रोल करती हैं और फिर बहुत ही प्यार से रिस्पॉन्ड करते हुए बोलती हैं नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है. तो यहाँ आपको डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, वी आर अवेयर कि कौन स्पीकर है, या फिर यहाँ पर उनके हस्बैंड क्या क्वेश्चंस कर रहे हैं, या फिर व्हाट वर द रीजंस जो मैडम लॉयजल देती हैं बिकॉज शी डजंट वांट टू गो टू द पार्टी, व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ द हस्बैंड व्हेन हिज वाइफ इज वीपिंग. तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत से हैं इस पैराग्राफ में. अगर हम देखें, इम्पेशेंट होना, राइट, यानी कि बिल्कुल भी धैर्य नहीं होना, यू डोंट हैव दैट गट्स कि टू आप सोच समझ के बोलो, तो दैट इज इम्पेशेंट. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टैमर्ड, देन स्टूपिफाइड, डिसमे, वीपिंग, इन सब के अगेन सिनोनिम्स, एंटोनिम्स. देन पूछा जा सकता है वेक्सेशन का मीनिंग या फिर एंटोनिम या सिनोनिम. क्लियर, जो क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस करेंगे भी. नाउ लेट्स रीड द कंटिन्यूइंग पैराग्राफ. Only I have no dress and consequently I cannot go to this अफेयर. तो वो बोलती हैं कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है इस मैटर या फिर इस इवेंट के हिसाब से. अफेयर का मतलब क्या होता है कि जो भी इवेंट या जिसके भी बारे में बात की गई है इन द प्रीवियस पैराग्राफ या फिर थोड़े लाइंस में. तो पहले किसकी बात की गई है, इवेंट की. तो यहाँ अफेयर का मतलब क्या हो गया, वो इवेंट, वो पार्टी जिसके लिए इनको इन्विटेशन आया है. एंड कॉन्सिक्वेंटली आई कैन नॉट गो, कॉन्सिक्वेंटली यानी एज अ रिजल्ट, इसकी वजह से, क्योंकि मेरे पास ड्रेस नहीं है, मैं पार्टी में नहीं जा सकती हूँ. गिव योर कार्ड टू सम कुलीग हुज वाइफ इज बेटर फिटेड आउट देन आई. तो क्या बोलती हैं अपने हस्बैंड को कि ये जो कार्ड है वो किसी और कलीग को दे दो अपने ऑफिस के, जिसकी वाइफ के पास बेटर कपड़े हो इस इवेंट में जाने के लिए. ही वॉज ग्रीव्ड बट आंसर्ड, लेट अस सी मैटिल्डा, हाउ मच वुड अ सूटेबल कॉस्ट्यूम कॉस्ट. नथिंग, something that would serve for other occasions, something very simple. तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि कोई बात नहीं, एंड देन ही आस्क्ड द क्वेश्चन, बट वो ऑब्वियसली ग्रीव्ड यानी बहुत बुरा फील कर रहे हैं, उनको बहुत सैड फील हो रहा है डेफिनेटली कि ये क्या है, ठीक है. बट फिर भी वो अपनी वाइफ को बिकॉज ही इज़ अ वेरी केयरिंग एंड लविंग हस्बैंड, तो वो अपनी वाइफ से क्या पूछते हैं, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये बताओ कि एक सूटेबल कॉस्ट्यूम या सूटेबल सी ड्रेस जो है वो कितने की आएगी, जो कि वुड सर्व फॉर अदर ओकेशंस, जो आप बाकी के ओकेशंस पे भी पहन सकते हो, एंड ऑल्सो जो कि थोड़ी सिंपल हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो कम प्राइस की आएगी. तो उनके हस्बैंड जो है वो उनसे पूछते हैं. Now she reflected for some seconds, thinking of a sum that she could ask for without bringing with it an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk. तो उनकी वाइफ जो है she reflected for some मतलब she thought about it. वो थोड़े टाइम के लिए उस पर सोच विचार करती हैं. she thinks कि कितने की ड्रेस आ सकती है. What two things she kept in mind before answering, कि कितना ज़्यादा अमाउंट चाहिए उनको. she thought कि वो कुछ ऐसा बोलें, इतना अमाउंट बोलें without bringing with an immediate refusal, कि ऐसा ना बोल दूँ मैं कुछ अमाउंट कि एकदम से मुझे मना कर दें. कौन, मेरे हस्बैंड. एंड अ फ्राइटेंड एक्सक्लेमेशन फ्रॉम द इकोनॉमिकल क्लर्क, और वो डर के मारे वो उस तरीके का एक्सप्रेशन नहीं निकल जाए, वो शॉक्ड नहीं हो जाए कि भाई इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा. क्लियर. तो इकोनॉमिकल क्लर्क यानी कि जो कंडीशन है उनकी फाइनेंशियल, उनको पता है कि दे बिलोंग टू अ मिडिल क्लास फैमिली, तो इतना ज़्यादा अमाउंट वो नहीं पूछ सकती हैं जो कि वो अफोर्ड ना कर पाए. Finally, she said in a hesitating voice, I cannot tell exactly, but it seems to me that 400 francs ought to cover it. और फिर वो थोड़ा रुक कर हेजिटेंटली रिलक्टेंट होकर बोलती हैं कि मे बी आई डोंट नो कि एग्जैक्टली कितने की आएगी ड्रेस, बट आई थिंक 400 फ्रैंक्स जो है उसते में ये ड्रेस आ जाएगी. तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है पूछे जा सकते हैं, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. वो कैप की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है कॉन्सिक्वेंटली का मतलब बोलते हैं ना कॉन्सिक्वेंस या एज अ रिजल्ट, जो रिजल्ट है यानी इसकी वजह से कि मेरे पास ड्रेस नहीं है, आई कैन नॉट गो टू दिस पार्टी. यहाँ अफेयर का मतलब क्या है, द इवेंट, द पार्टी जिसकी यहाँ पे बात की गई है. नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं ग्रीव्ड का मतलब, तो ग्रीव जो वर्ड आप पढ़ चुके हो, दैट इज पास्ट टेंस जो है वो ग्रीव्ड है उसका, यानी सैड होना, बहुत बुरा फील करना.
नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि व्हाट वर दी थिंग्स जिनके हस्बैंड क्वेश्चन करते हैं. दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको पता होना चाहिए. समथिंग, वो ड्रेस जो कि सिंपल हो, जो कि बाकी के ओकेशंस के टाइम पे भी काम आ सके. देन आपसे पूछ सकते हैं रिफ्लेक्टेड का मतलब, यानी शी थॉट, उन्होंने उसके ऊपर सोच विचार किया. नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे इमीडिएट, यानी एकदम से, विदाउट टेकिंग इवन अ सेकेंड, एकदम से जो होता है उसे आप कहते हो इमीडिएट. देन फ्राइटेंड यानी डरा हुआ, टेरिफाइंग. नेक्स्ट पूछ सकते हैं हेजिटेट करना, यानी कि रिलक्टेंट होना, पॉज लेना, थोड़ा रुक के बात करना. So these are certain questions जो आपसे पूछे जा सकते हैं belonging to this particular extract. Now let's answer certain questions. So the first question says, what is true from the following? कौन सी lines हैं या statements हैं जो सही हैं as per this particular extract? The lady looked at his husband with an irritated eye and declared impatiently. Yes, वो बहुत annoyed हो गई थी, and that's why उनका जो expression है वो sort of ऐसा है कि वो बहुत गुस्से में है. और impatiently यानी बिना सोचे समझे वो directly बात करती हैं. तो this is right. The lady had nothing to wear at the party. Definitely party के हिसाब से उनके पास कोई dress नहीं थी. The dress she wore to the theater seems very pretty to her husband. Definitely वो जो theater में dress पहन के जाती हैं वो उनके husband के हिसाब से pretty है, और वो dress जो है suitable थी for the पार्टी. तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट स्टेटमेंट. ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, ट्रू स्टेटमेंट्स जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. क्लियर, ऑलराइट. नेक्स्ट इज व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ द हस्बैंड व्हेन ही सॉ हिज वाइफ क्राइंग. तो जब उनकी वाइफ एकदम से रोने लगती हैं तो व्हाट वर द रिएक्शंस ऑफ हिज हस्बैंड. तो बोला है ना, ही वाज साइलेंट, स्टूपिफाइड एंड इन डिसमे. तो ही वाज साइलेंट, ही वाज स्टूपिफाइड, ही वाज इन डिसमे. तो ऑल ऑफ द अबव क्या थे वो रिएक्शंस जब वो अपनी वाइफ को रोते हुए देखते हैं. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट इज व्हाट डिड मटिल्डा टेल हर हस्बैंड. तो मटिल्डा जो है अपने हस्बैंड को क्या बोलती हैं. शी हैज नो ड्रेस, येस. शी कैन नॉट गो टू द पार्टी, येस. शी वॉन्टेड हर हस्बैंड टू गिव द कार्ड टू हिज कुलीग, डेफिनेटली येस. तो ऑल द थ्री ऑप्शंस जो हैं वो बताते हैं कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मटिल्डा. मेरे पास कोई प्रॉपर ड्रेस नहीं है, मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ, एंड जो ये कार्ड है वो ऐसे कुलीग को दे दो जिसकी जो वाइफ है वो ज़्यादा फिट बैठती है फॉर दिस ओकेशन, यानी वंस हु कैन अफोर्ड अ गुड ड्रेस टू वेयर एट दिस पार्टी. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, द रिएक्शंस या फिर व्हाट मटिल्डा टोल्ड हर हस्बैंड. क्लियर, ऑलराइट. Next is what did the husband inquire from Matilda? How much would a suitable costume cost? तो वो क्या पूछते हैं अपनी वाइफ से सबसे पहले कि एक suitable costume की प्राइस क्या होगी. How much would a suitable costume that would serve for other occasions cost? Yes. How much would a simple costume cost? तो यही questions जो हैं वो पूछते हैं किससे, अपनी वाइफ से, so that क्लियर भी उनकी वाइफ को कि मेरे पास sort of क्या कंडीशन है, या फिर इसी तरीके की एक ड्रेस चाहिए, बिकॉज दिस वुड बी द फाइनल ऑप्शन कि इससे ज़्यादा ऊपर अगर हम बढ़ेंगे तो ज़्यादा प्राइस हो जाएगा, एंड दैट आई कैन नॉट अफोर्ड. तो इसलिए उनके हस्बैंड क्लियरली बता देते हैं कि सिंपल एंड ऑल्सो अ ड्रेस जो हर ओकेशन पे पहन सको, ऐसा नहीं सिर्फ एक ओकेशन के लिए वेस्ट हो जाए. क्लियर. तो ऑल ऑफ द अबव क्या है, राइट ऑप्शंस. क्लियर, ऑलराइट. नेक्स्ट इज व्हाट इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. The lady reflected for some seconds, thinking of a sum of the dress. Yes, what she was reflecting upon, thought कि वो कितने पैसे मांगे. तो this is the right option. The lady thought about a sum that will not be refused by her husband. Obviously, she was taking time कि भाई इतना बता दूँ कि मेरे husband directly मना ना कर दे. According to the lady, a costume would come for 400 franc. Yes, she was like कि 400 francs are definitely they are ought to cover the amount of the costume. तो ये भी क्या हो जाएगा, right option. तो all are the true statements. Clear, all right. नेक्स्ट इज डिसमे मीन्स सेम एज, यानी बहुत बुरा फील करना, बहुत सैड फील करना. तो अपसेट, येस. कंसर्न, डेफिनेटली. डिस्ट्रेस, येस. कंसर्न का मतलब दो तरीके से बोल सकते हो. एक तो किसी के लिए कंसर्न होना, और एक होता है खुद कंसर्न होना, यानी कि किसी के लिए सोचना कि भाई इसका क्या होगा, एंड ऑल्सो खुद कंसर्न होना यानी सोच विचार में पड़ जाना, सैड होना कि भाई अब क्या होगा. क्लियर. तो कंसर्न ऑल्सो मीन्स द सेम एज द वर्ड डिसमे. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शंस. क्लियर, ऑलराइट. नेक्स्ट इज वेक्सेशन डजंट मीन्स सेम एज. वेक्सेशन यानी सॉर्ट ऑफ इरिटेशन. क्लियर. या फिर अनोइंग सा जो नेचर होता है उसे कहते हैं वेक्सेशन. तो पूछा है इसका ऑपोजिट क्या है. तो annoyance means the same as the word vexation. Next, frustration, again the same meaning. Irritation, again the same meaning. तो ये तीनों क्या है, synonyms हो जाएंगे word vexation के. पूछा क्या है, does not पूछा है. Last option क्या है, peace यानी normal रहना, शांत रहना, that is nothing related with vexation. तो बोल सकते हो ये opposite हो गया of the word vexation. Clear? So this is the answer which does not means the same as the word given in the question. Clear? All right.
नेक्स्ट एक्सट्रैक्ट इज ही टर्न्ड अ लिटिल पेल. ही कौन है यहाँ पर? मिस्टर लॉइजल. ही टर्न्ड अ लिटिल पेल मतलब क्योंकि इतना अमाउंट सुनकर वो थोड़े से शॉक्ड हो गए और वो नर्वस हो गए कि अब क्या होगा. For he had saved just this sum to buy a gun that he might be able to join some hunting parties the next summer. Why his face turned pale? Because 400 francs was the exact amount जो कि उन्होंने अपने लिए सेव किए थे क्योंकि उनको एक गन खरीदनी थी जो कि वो नेक्स्ट समर्स पे हंटिंग पार्टीज को ज्वाइन करके शूटिंग वगैरह कर सके. तो इसीलिए उनका फेस जो है पेल हो जाता है, मतलब कि अब ऑब्वियसली वो जिस चीज़ के लिए सेव कर रहे थे वो पैसे उनको कहीं और स्पेंड करने पड़ेंगे, तो वो जो है उनके फेस पे सॉर्ट ऑफ एक वरी या नर्वसनेस का एक्सप्रेशन था, इसीलिए बोला है हिज फेस टर्न्ड पेल. With some friends who went to shoot larks on Sunday. लार्क मतलब एक बर्ड है और उनके फ्रेंड्स जो हैं कुछ संडे पे गए थे इस बर्ड्स को शूट करने, तो वो भी उसके लिए गन खरीदना चाहते थे. Nevertheless, he answered, very well, I'll give you 400 francs, but try to have a pretty dress. तो वो जो है obviously वो अपनी वाइफ से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो he is like I'll do anything. तो वो happily बोलते हैं ठीक है कोई बात नहीं, I'll give you 400 francs, but जो ड्रेस है वो definitely pretty होनी चाहिए because इतना अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है उनके लिए. The day of the ball approached and Madame Loisel seemed sad, disturbed, एंशियस. यानी यहाँ पे बोला है कि वो पार्टी का दिन पास आता जा रहा था, बॉल पार्टी का, बट फिर भी मैडम लॉइजल बहुत सैड फील कर रही थी, एंशियस थी, वो वरीड थी, बल्कि उनके पास ड्रेस ऑलरेडी थी. तो व्हाट वाज द रीजन? नेवरदलेस हर ड्रेस वाज नियरली रेडी, क्योंकि उनकी ड्रेस तो रेडी थी बट देन टू वो बहुत सैड और एंशियस थी. ऐसा क्यों? हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, व्हाट इज द मैटर विथ यू, यू हैव एक्टेड स्ट्रेंजली फॉर 2 or 3 days. सेम चीज उनके हस्बैंड भी इंक्वायर करते हैं, भाई अब क्या हो गया और 2 to 3 days से तुम बड़ा स्ट्रेंज, बहुत अजीब, बहुत अनयूजुअल बिहेव कर रही हो, तो व्हाट इज द रीजन. तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन पूछे जा सकते हैं कि व्हाई मिस्टर लॉइजल्स फेस टर्न्ड पेल आफ्टर ही हर्ड द अमाउंट 400 francs फॉर द ड्रेस. तो ये रीजन था बिकॉज ही वॉज सेविंग फॉर द गन ही वांटेड. नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि उन्होंने अपनी वाइफ को क्या बोला कि आई विल गिव यू 400 francs, बट ड्रेस क्या होनी चाहिए? प्रिटी होनी चाहिए. नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि जैसे जैसे बॉल का डे पास आ रहा था तो मैडम लॉइजल के क्या रिएक्शंस थे? वो बहुत दुखी थी, वो डिस्टर्ब थी और बहुत एंशियस थी. क्लियर? तो अब यहाँ पर आपको वोकैब बेस्ड क्वेश्चन अगर हम देखें तो पूछा जा सकता है कि लार्क्स कौन है? तो लार्क एक बर्ड का नाम है. नेक्स्ट पूछा जा सकता है प्रिटी वर्ड. प्रिटी क्योंकि बहुत सिंपल सा वर्ड दिख रहा है, बट डेफिनेटली इसकी सिनोनिम्स एंटोनिम्स थोड़े आपको पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट ऑब्वियसली एंशियस वर्ड के आपको आने चाहिए एंटोनिम सिनोनिम. अदर देन दीज स्ट्रेंज वर्ड के ऑलरेडी हम बोल चुके हैं अभी, अनयूजुअल, अनकॉमन, तो ये सब वर्ड्स हो जाएंगे किसके? स्ट्रेंज के सिनोनिम्स. क्लियर? नाउ लेट्स रीड द कंटिन्यूएशन एंड देन वी विल सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस. And she responded, I am vexed not to have a jewel, nothing to adorn myself with. I shall have such a poverty-stricken look. I would prefer not to go to this party. तो उनकी जो वाइफ है वो क्या रिप्लाई करती हैं कि मैं बहुत इरिटेटेड फील कर रही हूँ, बहुत अनॉयड हूँ इस फैक्ट पे कि मेरे पास कोई ज्वेलरी नहीं है टू अडॉर्न माई सेल्फ, टू मेक माई सेल्फ मोर अट्रैक्टिव और मोर ब्यूटिफुल इन दी पार्टी. और मैं जो हूँ इस तरीके की लगूंगी उन्हीं सॉर्ट ऑफ पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी कि मैं बहुत गरीब दिखूंगी पार्टी में, बिकॉज मेरे पास ड्रेस तो है बट ज्वेलरी नहीं है, तो मेरे हिसाब से मुझे पार्टी में जाना ही नहीं है. He replied, you can wear some natural flowers. In this season they look very chic. तो उनके हस्बैंड बोलते हैं कि तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो एज अ ज्वेलरी, बिकॉज इस सीजन में बहुत फैशनेबल लगेंगे ये फ्लावर्स. She was not convinced. No, she replied, there is nothing more humiliating than to have a shabby air in the midst of rich women. तो यहाँ पर उनकी वाइफ बोलती नहीं, मैं बिल्कुल भी इस आइडिया से कन्विंस्ड नहीं हूँ और मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग होगा, ह्यूमिलिएटिंग होगा कि इतनी ज़्यादा रिच वुमेन के बीच में एक सॉर्ट ऑफ शैबी एयर, यानी कि एक बोल सकते हैं पुअर कंडीशन में कोई वुमेन खड़ी है, एक पुअर लुक के साथ एक वुमेन खड़ी है, एंड दिस इज वेरी ह्यूमिलिएटिंग एज पर मैडम लॉइजल. Then her husband cried out, how stupid we are. Go and find your friend Madame Forestier and ask her to lend you her jewels. She uttered a cry of joy. It is true, she said, I had not thought of that. तो उनके हस्बैंड जो है बोलते हैं कि हम कितने स्टूपिड, हमने ये तो सोचा ही नहीं कि तुम्हारी जो फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टियर जो रिच है उनसे जाके ज्वेलरी मांग लो तो वो तुम्हें कुछ ज्वेलरी लेंड कर देंगी. यू कैन बोरो फ्रॉम हर एंड
फिर उनकी जो वाइफ है शी इज़ कन्विंस्ड पर्टिकुलरली विद दिस आइडिया एंड शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, यानी बहुत खुश हो गई वो और उन्होंने बोला येस येस आई कैन डू डेफिनेटली गो एंड आस्क फॉर द ज्वेलरी फ्रॉम माई फ्रेंड, और मैंने भी ये सोचा नहीं था। क्लियर? तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन अगेन आपसे पूछे जा सकते हैं व्हाट वर दे डिस्कसिंग, या फिर उनके हस्बैंड ने क्या सजेशन दिया। पहले तो 2 सजेशंस दिए थे उन्होंने, यू नो शी वॉज कन्विंस्ड विथ सजेशन। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। वो क्या आपकी बात करें, अगेन वेक्स्ड पे आपको क्वेश्चन आ सकता है, सिनोनिम एंटोनिम। देन पॉवर्टी स्ट्रिकन की बात हो सकती है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है ह्यूमिलिएटिंग के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स। दैट्स इट, देयर आर नो मोर वर्ड्स जिसके बारे में आपको नहीं पता हो या फिर आपको सिनोनिम एंटोनिम समझना है। क्लियर? सो लेट्स सॉल्व सर्टेन क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस पैराग्राफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? मिस्टर लॉइजल टर्न्ड अ लिटिल पेल। डेफिनेटली आपको हमेशा ये जो मिस्टर और ये जो मैडम की बात की गई है ध्यान में रखना है, कहाँ पे किसकी बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ बोला है मिस्टर लॉइजल टर्न्ड अ लिटिल पेल, तो डेफिनेटली दिस इज ट्रू। मिस्टर लॉइजल हैड सेव्ड द सम टू बाय अ गन। यस। मिस्टर लॉइजल सेव्ड द सम फॉर द गन टू जॉइन सम हंटिंग पार्टीज विद सम फ्रेंड्स, तो डेफिनेटली यस। तो ऑल आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। तो डी क्या हो जाएगा, या फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर? ऑलराइट। नेक्स्ट इज व्हाट हैपेंड एज द डे ऑफ द बॉल अप्रोच्ड नियर। जैसे जैसे पार्टी का दिन आता जा रहा था नियर, तो क्या हुआ था? ऑब्वियसली वी नो कि मैडम लॉइजल जो है बहुत ज़्यादा सैड, डिस्टर्ब्ड और एंशियस फील करी थी। मैडम लॉइजल सीम्ड सैड एंड डिस्टर्ब्ड। यस। मैडम लॉइजल सीम्ड एंशियस। डेफिनेटली। मैडम लॉइजल ड्रेस वॉज नियरली रेडी। ऑब्वियसली ये भी मेंशन किया है कि उनकी नेवरदलेस हर ड्रेस वॉज नियरली रेडी, बट देन टू शी वॉज सैड, डिस्टर्ब्ड एंड एंशियस। तो थर्ड ऑप्शन भी क्या है करेक्ट। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट options. Clear? All right. Next is why was Matilda acting strange for 2 or 3 days? तो 2-3 दिन से वो इतना ज़्यादा strange क्यों behave कर रही थी? She was vexed not to have a jewel. Yes. She had nothing to adorn herself with. Definitely. She thought she would look poverty stricken. Look. तो वो तीनों ही options बोलती हैं कि मेरे पास ना तो ज्वेलरी है, मेरे पास कुछ ऐसा नहीं है जो ड्रेस के साथ मैं अपने आप को अडॉर्न कर पाऊँ, एंड ऑल्सो अगर मैं ऐसे ही चली जाऊँगी तो पार्टी में मैं एक पावर्टी स्ट्रिकन लुक क्रिएट करूँगी। तो ऑल द 3 ऑप्शंस क्या देते हैं वो रीजंस, या फिर जैसे जैसे पार्टी नियर आ रही थी दीज वर द थिंग्स विच वर हैपनिंग, या फिर मटिल्डा जो है वो स्ट्रेंज क्यों एक्ट कर रही थी, क्योंकि दीज वर द रीजंस। क्लियर? ऑल राइट। Next is what is true from the following. Mr. Loisel suggested Matilda to wear some natural flowers. Yes. Madam Loisel was not convinced with the suggestion. Definitely. Mr. Loisel suggested Madam Forestier name to ask to lend her jewels to Madam Loisel. Definitely यहाँ पर वो Madam Forestier का नाम बताते हैं कि उससे जाके मांग सकते हो ज्वेलरी, और ज्वेलरी किसको देने की बात हो रही है? ऑब्वियसली Madam Loisel को। तो all the 3 options क्या हो गए? True. तो all are true is the correct option. Done? All right. नेक्स्ट इज एंशियस मीन्स सेम एज। एंशियस मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होना, बहुत ज़्यादा वरी करना। क्लियर? तो वरीड इज द वर्ड फॉर एंशियस। येस। बॉदर्ड समथिंग विच इज बॉदरिंग यू, तो दिस इज ऑल्सो राइट। पर्टर्ब्ड ऑल्सो मीन्स द सेम, जिस चीज़ की वजह से आप बहुत ज़्यादा इरिटेटेड फील कर रहे हो या फिर आपको बहुत ज़्यादा नर्वसनेस हो रही है कि क्या होगा, तो दिस मीन्स द सेम एज द वर्ड एंशियस। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके राइट ऑप्शंस। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज अडॉर्न डज नॉट मीन सेम एज। अडॉर्न मतलब खुद को डेकोरेट करना, ब्यूटीफुल या अट्रैक्टिव दिखाए जो चीज, दैट इज वर्ड अडॉर्न मीन्स। तो बोला है डज नॉट मीन्स सेम एज। पहला है एम्बेलिश। एम्बेलिश मीन्स कि कुछ ऐसा करना जिससे ज़्यादा डेकोरेटिव या ज़्यादा ब्यूटीफुल या ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। डेकोरेट, येस। इनहांस, इनहांस करना क्या होता है? और ज़्यादा वैल्यू बढ़ाना, राइट? बोलते हैं ना इनहांस द वैल्यू ऑफ दिस, तो इनहांस भी क्या हो जाएगा? सेम एज द वर्ड अडॉर्न। डिसफिगर यानी कुछ खराब कर देना, कुछ बिगाड़ देना, तो डिसफिगर क्या हो जाएगा? ऑपोजिट ऑफ द वर्ड अडॉर्न। तो डी जो है या फोर्थ ऑप्शन जो है, दिस इज द वर्ड विच डज नॉट मीन्स द सेम एज द वर्ड अडॉर्न। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स सेम एज ह्यूमिलिएट, यानी बहुत इंसल्टिंग सा फील करना, उसे कहते हैं ह्यूमिलिएट होना। तो एम्बैरेस, येस, बोलते हैं बहुत एम्बैरेसिंग सी सिचुएशन थी, बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था सिचुएशन में, तो दिस मीन्स व्हाट? ह्यूमिलिएटिंग। नेक्स्ट अबैश। अबैश ऑल्सो मीन्स कि किसी को बहुत बुरी तरीके से इंसल्टिंग फील कराना या फिर बहुत बुरी तरीके से इंसल्टिंग फील करना, तो ये भी क्या हो गया? अगेन ह्यूमिलिएट। Mortify. Mortify also means the same as the word insulting या embarrassing. For example, she felt mortified when she saw herself in front of the mirror. This means what? कि वो बहुत ज़्यादा embarrassing feel कर रही थी या फिर यहाँ पर बहुत humiliating feel कर रही थी। क्लियर? तो ये humiliate word का ही मतलब होता है mortify। तो all of the above क्या हो गए आपके synonyms of the word humiliate। Clear? All right. Next extract is, the next day she took herself to her friend's house and related her story of distress. अब यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा है कि next day she took,
ठीक है, और हर फ्रेंड, तो शी कौन है यहाँ पे, मैडम लॉइजल, हर भी कौन है, मैडम लॉइजल, फ्रेंड कौन है, मैडम फॉरेस्टियर, क्लियर। हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस, और फिर वो नरेट करती हैं अपनी स्टोरी, क्यों उनको चाहिए ज्वेलरी, या वाई शी इज बीइंग वेरी सैड। Madam Forestier went to her closet, took out a large jewel case, brought it, opened it and said. तो उनकी जो फ्रेंड है वो बहुत अच्छी लेडी हैं, तो वो क्या करती हैं, क्लॉजेट यानी कबर्ड पे जाती हैं और वहाँ से जाके एक जूल केस निकालती हैं, यानी कि एक डब्बा निकालती हैं जिसमें ज्वेलरी रखते हैं। देन ब्रॉट इट, ओपनड इट एंड सेड, उसको खोल कर रखती हैं सामने, फिर मैडम लॉइजल से बोलती हैं, choose my dear. She saw at first some bracelets, then a collar of pearls, then a Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. तो उनकी फ्रेंड ऐसे नहीं थी कि एक दो ज्वेलरी निकाल के बोला कि हाँ भाई ये रख लो, ऐसा नहीं था, बहुत अच्छी काइंड लेडी थी। वो पूरा बॉक्स रख देती हैं और बोलती है चूज करो, तुमको जो भी पसंद आए यू कैन टेक इट। तो वो क्या क्या देखती हैं, वो कुछ ब्रेसलेट्स देखती हैं, देन वो कुछ कॉलर ऑफ पर्ल्स देखती हैं, देन एक वेनेटियन क्रॉस होता है गोल्ड एंड जूल्स, जिसको देखकर सॉर्ट ऑफ ऐसा लगता है कि जो वर्कमैनशिप यानी जिसने भी उस पर काम किया होगा वो बहुत एडमायरेबल है, यानी जिसको आप बहुत ज़्यादा प्रेज कर सकते हो। She tried the jewels before the glass, hesitated but could neither decide to take them nor leave them. तो वो बार बार ट्राई कर रही थी बट उनको ऐसा समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, वो कौन सी ज्वेलरी लेकर जाएं या फिर उनको छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा था, वापस रखने का भी मन नहीं कर रहा था। तो शी वॉज नॉट एबल टू डिसाइड कि एक वो पीस जिसको देख के वो बोले वाओ दिस इज द वन आई वॉन्ट। Then she asked, have you nothing more? Why, yes, look for yourself. I do not know what will प्लीज़ यू। तो वो अपनी फ्रेंड से बोलती है कि इसके अलावा कुछ है क्या आपके पास, तो वो बोलती हैं कि हाँ बिल्कुल है, बट यू ओनली गो एंड चूज बाय योर सेल्फ, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा था कि मैडम लॉइजल की एग्जैक्टली चॉइस क्या है या फिर उनको क्या चाहिए, क्लियर। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मैडम फॉरेस्टियर, वो क्या करती हैं, व्हाट वाज सीन बाय मैडम लॉइजल, जो भी ज्वेलरी वो देखती हैं, तो ये डेफिनेट डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको समझ जाएंगे। वो कैप की बात करें तो आपसे पूछा जा सकता है डिस्ट्रेस का मतलब जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज वेरी सैड, क्लियर। नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे कि ये जो एडमिरेबल का बोला है वर्ड, यानी एडमायर के सिनोनिम एंटोनिम, समथिंग जिसको आप बड़ी तारीफ कर सकते हो, दैट इज व्हाट एडमायरिंग मीन्स। नेक्स्ट पूछ सकते हैं हेजिटेट का मतलब, एंड दैट्स इट, क्लियर। तो ये कुछ वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ पे, क्लियर। कंटिन्यूएशन पढ़ते हैं इसका। Suddenly she discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. Suddenly she discovered, she कौन है यहाँ पर, मैडम लॉइजल, ठीक है, क्योंकि अब वो खुद चूज कर रही हैं ज्वेलरी। तो मैडम लॉइजल जो है वो ब्लैक कलर के एक सैटिन सा बॉक्स है, एक वेलवेटी सा बॉक्स है, उसको देखती है और उसमें एक बहुत ही प्यारा ब्यूटीफुल सा डायमंड नेकलेस उनको दिखता है। Her hands trembled as she took it out. Obviously उनके हाथ बड़े शेक कर रहे हैं, क्योंकि शिवर कर रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही महंगा सा नेकलेस दिखता है उनको डायमंड का, तो वो थोड़ा डरती हैं उस महंगी सी चीज़ को उठाने में। She placed it about her throat against her dress and was ecstatic. और वो नेकलेस लेती हैं अपने थ्रोट या गले पे लगाती हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है उनको, ecstatic यानी वेरी ब्यूटीफुल, बहुत वो खुश हो जाती हैं। Then she asked in a hesitating voice, full of anxiety, could you lend me this, only this? तो फिर वो अपनी फ्रेंड से थोड़ा हेजिटेट करके पूछती है, बिकॉज वो डायमंड बहुत ही महंगा लग रहा है, तो ऐसी वैल्यूबल चीज़ किसी से मांगना थोड़ा डिफिकल्ट है, तो वो थोड़ा हेजिटेट करती हैं। और शी इज़ ऑल्सो एंशियस कि पता नहीं मान देंगी कि नहीं देंगी, शी इज़ वरिंग अबाउट इट, और वो फिर बोलती हैं कि क्या मैं ये ले सकती हूँ। वाई येस सर्टेनली, उनकी फ्रेंड बड़ी अच्छी है, बोलती है हाँ डेफिनेटली यू कैन टेक इट, क्योंकि डेफिनेटली यानी 100% बोलती हैं, सर्टेनली यानी विदाउट डाउट। शी फेल अपॉन द नेक ऑफ हर फ्रेंड, एम्ब्रेस्ड हर विद पैशन, देन वेंट अवे विथ हर ट्रेजर। रिएक्शन क्या होता है मैडम लॉइजल का जब वो हाँ बोल देती है ज्वेलरी के लिए, वो खुश हो जाती हैं, वो अपनी फ्रेंड को गले लगाती हैं और फिर वो हैप्पीली उस डायमंड नेकलेस के साथ घर से चली जाती हैं। The day of the ball arrived. Madame Loisel was a great success. She was the prettiest of all, elegant, gracious, smiling and full of joy. तो डे आ जाता है पार्टी का, इवेंट का, और उस दिन मैडम लॉइजल एक ग्रेट सक्सेस साबित होती है, यानी कि वो जिस तरीके से जाना चाहती थी पार्टी में वैसा ही होता है, वो सबसे ब्यूटीफुल लगती हैं, जितने भी लोग वहाँ होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल वो लगती हैं। शी इज़ लुकिंग एलिगेंट, ग्रेशियस, स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय, क्लियर। अब यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चंस वी आर ऑलरेडी अवेयर। वो कैप की बात करें तो आपसे अगेन ट्रैम्बल वर्ड का मतलब पूछ सकते हैं शिवर करना यानी हाथ कांपना। नेक्स्ट पूछ सकते हैं एक्सटेटिक यानी वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश होना। नेक्स्ट इज हेजिटेशन या एंशियस या एंजाइटी, जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर्टेनली मीन्स विदाउट डाउट, अनक्वेश्चनेबली। नेक्स्ट एम्ब्रेस्ड यानी हक करना, गले लगाना। नेक्स्ट पूछ सकते हैं ट्रेजर का मतलब यहाँ पे क्या है, ट्रेजर यानी वैल्यूबल, और यहाँ क्या है वो डायमंड नेकलेस। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है द मीनिंग ऑफ वर्ड एलिगेंट, ग्रेशियस, या फिर कि वो क्या क्यों वो एक ग्रेट सक्सेस थी या वो कैसी लग रही थी इन द पार्टी, क्लियर। दीज आर सर्टेन क्वेश्चंस जो कि पॉसिबल हैं। नाउ लेट्स आंसर द वेरी फर्स्ट
question. First question is, what happened at Madame Forestier's house? Madame Forestier went to her closet, took out a large jewel case and asked Madame Loisel to choose. Definitely वो खुद ही जाती हैं, क्लोजेट में से बॉक्स निकालती हैं और पूछती हैं Madame Loisel से कि कुछ भी जो भी चूज करना है, you can do it. तो this is right. Madame Loisel saw some bracelets and then a collar of pearls. Yes, वो कुछ bracelets देखती हैं, collar of pearls भी देखती हैं. Madame Loisel saw Venetian cross of gold and jewels of admirable workmanship. Definitely this is also true. यानी क्रॉस बना हुआ है और वो क्रॉस जो है वो गोल्ड और जूल्स का बना है और इसे देखकर शी इज लाइक इट वाज एन समथिंग, इट वाज अ वर्क टू एडमायर अबाउट. क्लियर? तो ये ऑल ऑफ द अबव जो है दीज आर द थिंग्स विच हैपेंड एट मैडम फोरेस्टियर्स हाउस. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज व्हाट डिड मैटिल्डा सी एट मैडम फोरेस्टियर्स हाउस. तो मैटिल्डा जो है वो क्या क्या चीज़ें देखती हैं अभी हम देख चुके हैं, बट ये सेपरेटली भी ये क्वेश्चन हम कर लेते हैं सो दैट ये चीज़ें हमारे ध्यान में रहें. फर्स्ट, ब्रेसलेट्स, कॉलर ऑफ पर्ल्स एंड अ वेनेटियन क्रॉस ऑफ गोल्ड एंड जूल्स ऑफ एडमायरेबल वर्कमैनशिप. तो वो ये तीन चीज़ें थी जो उस बॉक्स में से देखती हैं या फिर उसमें ज्वेलरी जो उनको दिखती है वो इन तीनों चीज़ें थी उस ज्वेलरी बॉक्स में. क्लियर? तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन. डन? ऑलराइट. Next is, what is true from the following? Matilda tried the jewels before the glass. Definitely वो मिरर के सामने वो सारी jewelries जो है वो ट्राई करती हैं. Matilda hesitated but could neither decide to take the jewels nor leave them. Yes, because she was like उनको अच्छे भी लग रहे थे पर उनको इतने भी अच्छे नहीं लग रहे थे कि मैं किसी एक को चूज कर पाऊँ, तो वो confused थी. Matilda inquired Madame Forestier that whether she has nothing more of jewels. तो वो वापस पूछती है कि और भी है क्या ज्वेलरी आपके पास इस तरीके की, तो वो ये चीज इंक्वायर करती हैं फ्रॉम मैडम फोरेस्टियर. तो ऑल द थ्री ऑप्शंस क्या हो जाएंगे? करेक्ट. क्लियर? ऑलराइट. Next is, what is not true from the following? Madame Loisel's hands trembled as she took out the diamond necklace. तो this is true. उनके हाथ कांप रहे थे because वो valuable सा लग रहा था. कौन सा? Diamond necklace. तो ये क्या कर दोगे? क्रॉस कर दोगे because not true पूछा है. क्लियर? Madame Loisel placed the necklace about her throat against her dress and was ecstatic. Yes, similar line है from the extract, कुछ modification नहीं है. तो this is also a correct statement but a wrong option कि not true पूछा है. Clear? Madame Forestier discovered in a black satin box a superb necklace of diamonds. देखो यहाँ पर आप जल्दीबाजी में टिक कर दोगे कि ये करेक्ट है, बट मैडम फॉरेस्टियर डिस्कवर क्यों करेंगी? वो तो उनके पास तो उनको पता ही है ना कि वो डायमंड नेकलेस है. क्लियर? तो ये कौन है? ये है मैडम लॉइजल. क्लियर? तो यहाँ पे ये एरर है स्टेटमेंट में, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका विच इज इनकरेक्ट. क्लियर? मेटिल्डा आस्क्ड फॉर द डायमंड नेकलेस फ्रॉम मैडम फोरेस्टियर. यस, वो डायमंड नेकलेस पसंद आ जाता है उनको और वो मैडम फोरेस्टियर से वो चीज मांगती हैं. तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, इसीलिए इसको क्या कर दोगे? रॉन्ग. थर्ड ऑप्शन है जिसमें एक गलती थी, तो दिस इज द वन विच इज नॉट ट्रू. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मटिल्डा जब उनकी फ्रेंड जो है वो बोल देती हैं यू कैन टेक इट, सर्टेनली यू कैन टेक दिस डायमंड नेकलेस. तो रिएक्शन क्या होता है मटिल्डा का? शी फेल अपॉन द नेक ऑफ अ फ्रेंड. यस. शी एम्ब्रेस्ड हर फ्रेंड विद पैशन. डेफिनेटली. शी वेंट अवे विथ हर ट्रेजर. यस. तो वो तीनों ही चीज़ें करती हैं, वो खुश हो जाती हैं, उनको गले लगा लेती हैं एंड फिर वो अपने डायमंड नेकलेस के साथ वहाँ से चली जाती हैं. तो ऑल वर द रिएक्शंस ऑफ मटिल्डा. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लियर? ऑलराइट. नेक्स्ट इज, वाई वॉज मैडम लॉइजल अ ग्रेट सक्सेस एट द बॉल. वो क्यों एक ग्रेट सक्सेस थी? क्योंकि वो सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल वहां पर लग रही थी. शी वॉज द प्रिटीएस्ट ऑफ ऑल. येस. शी वॉज लुकिंग एलिगेंट एंड ग्रेशियस. डेफिनेटली. शी वॉज लुकिंग स्माइलिंग एंड फुल ऑफ जॉय. येस, वो बहुत खुश थी और वो जो सेटिस्फैक्शन था वो उनके फेस पे दिख रहा था एंड दैट वॉज मेकिंग हर लुक मोर ब्यूटीफुल. क्लियर? तो ऑल द थ्री ऑप्शंस वर द वंस जिसकी वजह से वी कैन से येस शी वॉज अ ग्रेट सक्सेस एट द पार्टी. क्लियर? ऑलराइट. Next is, tremble means a same as. Tremble का synonym क्या है? Shake, yes. Quiver also means the same. Shaking और trembling यानी कांपना. तो quiver also means same as the word tremble. Palpitate, हम जो है palpitations word पढ़ चुके हैं. जब heart beat जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं चलती, रेगुलर वे में बहुत तेज चलती है, उसे कहते हैं पाल्पिटेशंस. क्लियर? पाल्पिटेट का मतलब यही होता है शेक होना यानी सॉर्ट ऑफ एंशियस फील करना. तो दिस ऑल्सो मीन्स द सेम एज द वर्ड ट्रेम्बल. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे आपके करेक्ट ऑप्शंस. क्लियर? ऑलराइट.
नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन्स सेम एज एक्सटेटिक. एक्सटेटिक यानी बहुत ज़्यादा खुश होना. तो इलेटेड वर्ब हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि उनके हस्बैंड जो है वो घर इलेटेड आते हैं यानी कि बहुत ज़्यादा खुश होके आते हैं. तो दिस ऑल्सो मीन्स द सेम एज एक्सटेटिक. जॉयस यानी कि जॉयफुल होना. जॉय मीन्स वॉट, हैप्पीनेस, राइट. तो ये भी सेम हो गया. ब्लिसफुल, ब्लिस का मतलब होता है समथिंग जो कि आपको बहुत ज़्यादा खुशी देता है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई जगह पे जाते हो, वहाँ का जो सीन है दैट्स वेरी ब्यूटिफुल, तो हम क्या बोलते हैं, द सीनरी वॉज ब्लिसफुल. क्लियर. तो ब्लिसफुल भी सेम है एज द वर्ड एक्सटेटिक. नेक्स्ट इज अ डेस्पेयर्ड. तो डेस्पेयर्ड वर्ड हम ऑलरेडी नेगेटिव सेंस में पढ़ चुके हैं स्टोरी में. समथिंग जो सैडनेस या मिसरी को बताता हो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट. और वही पूछा है, डज नॉट मीन सेम एज. तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर. क्लियर. ऑलराइट. नेक्स्ट इज ग्रेशियस मीन्स सेम एज. ग्रेशियस मतलब जो बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल, प्लेजेंट लग रहा हो, समथिंग विच इज ग्रेसफुल, उसे कहते हैं ग्रेशियस. क्लियर. तो प्लेजेंट यस, एलिगेंट डेफिनेटली, ग्रेसफुल यस. जो भी हमने डिस्कस किया, दोज आर द ओनली मीनिंग्स ऑफ दिस वर्ड ग्रेशियस. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे, राइट आंसर्स. क्लियर. ऑल राइट. Next extract is all the men noticed her, asked her name and wanted to be presented. अब क्योंकि मैडम लॉइजल बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी, तो नेचुरली सारे मेन जो हैं वो नोटिस करते हैं उनको कि हाउ ब्यूटीफुल दिस लेडी इज. सब उनसे उनका नाम पूछते हैं और हर कोई उनसे इंट्रोड्यूस कराना चाहता है अपने आप को. हर कोई चाहता है उनसे बात करना. She danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure, thinking of nothing but all this एडमिरेशन. तो वो जो है बहुत ज़्यादा खुश हैं. और बॉल इवेंट था, बॉल पार्टी में कपल्स डांस करते हैं, तो वो जो है बिल्कुल एंथुसियाज्म, एनर्जी के साथ बहुत एक्साइटेड वे में डांस करती हैं. इंटॉक्सिकेटेड विद प्लेजर, सॉर्ट ऑफ पूरी तरीके से खुशी, हैप्पीनेस, बोल सकते हो प्लेजर. तो ये सब चीज़ें उनके अंदर जो है आ गई थी, बिकॉज शी वॉज वेरी हैप्पी. क्यों, शी वॉज गेटिंग दिस एडमिरेशन. वो हमेशा से चाहती थी उनकी ब्यूटी को कोई एडमायर करे, सब प्रेस करें, कॉम्प्लीमेंट करें, राइट. तो वो सब उनको इस पार्टी में मिलता है. तो शी वॉज जस्ट सराउंडेड बाय ऑल दीज फीलिंग्स. दिस विक्ट्री सो कंप्लीट एंड स्वीट टू हर हार्ट. और ये एक विन विन सिचुएशन थी उनके लिए, विक्ट्री थी, जीत थी. और ये समथिंग, दिस वॉज समथिंग विच वॉज वेरी स्वीट टू हर हार्ट. एटलीस्ट एक दिन के लिए तो शी वॉज वेरी हैप्पी. She went home towards 4 o'clock in the morning. और बहुत लंबी टाइम तक पार्टी चलती है और वो लोग जो है 4 बजे के अराउंड इन द मॉर्निंग घर पहुंचते हैं. Her husband had been half asleep in one of the little salons since midnight with 3 other gentlemen whose wives were enjoying themselves very much. तो सबकी जो ladies थी, they were not getting tired, वो बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ज़्यादा enjoy करी थी. और इन 3 ladies और मैडम लॉइजल के husband, that is Mr. Loisel and the other 3 gentlemen, they were sort of half asleep in one of the rooms. He threw around her shoulders the modest wraps they had carried, whose poverty clashed with the elegance of the ball कॉस्ट्यूम. और जब वो सुबह के 4 बज रहे हैं, ऑब्वियसली ठंड है उस वक्त, तो वो जो है जब घर के लिए निकल रहे हैं, तो इनके हस्बैंड क्योंकि कंसर्न्ड हैं, केयरिंग हैं, लविंग हस्बैंड हैं, तो वो रैप यानी कि सॉर्ट ऑफ एक शॉल या स्टॉल आप कह सकते हो, वो जो है उनको देते हैं टू कवर हर सेल्फ, ताकि उनको ठंड ना लगे. बट वो रैप जो है वो उनका ही रहता है, तो पहले से ही जो उनके कपड़ों में था, तो दिस वुड बी समथिंग जो कि बहुत ज़्यादा एलिगेंट, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होगा. तो ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रैप जो है वो क्या कर रहा है, इट इज़ क्लैशिंग. क्लैश का मतलब क्या होता है, एक सॉर्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट या झगड़ा, यानी समथिंग जो कि दो ऑपोजिट चीजें हो. क्लियर. तो ऐसा लग रहा था वो रैप जो है वो उस बॉल कॉस्ट्यूम के, उस गाउन की जो ब्यूटी है उसके साथ क्लैश कर रहा है. क्लियर. तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हाउ शी वॉज द ग्रेट सक्सेस, या फिर व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ मटिल्डा, हाउ वाज शी फीलिंग इन द पार्टी, देन हाउ व्हाट हैपेंड एट द पार्टी. तो ऑल मैन नोटिस हर, सब लोग जो है उनका नाम पूछ रहे थे एंड वांटेड टू बी प्रेजेंटेड टू हर. एंड ऑल्सो नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट हैपेंड, कब पार्टी खत्म हुई, और इनके हस्बैंड के बारे में, अदर 3 जेंटलमैन के बारे में जो कुछ भी दिया है, व्हाट इज ट्रू, व्हाट इज नॉट ट्रू, ये सब पूछा जा सकता है. क्लियर. वो कैप की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा एंथुसियाज्म का, प्लेजर का, एडमिरेशन का, विक्ट्री का एंटोनिम या सिनोनिम. नेक्स्ट पूछा जा सकता है अबाउट द सैलॉन. लिटिल सैलॉन का मतलब है कि सॉर्ट ऑफ एक रूम, जो भी जहाँ पे भी पार्टी थी उस हॉल में एक सॉर्ट ऑफ लिविंग रूम या एक कोई भी रूम की बात हो रही है जहाँ पर ये रेस्ट कर रहे थे. नेक्स्ट पूछा जा सकता है ये मॉडेस्ट रैप्स, यानी कि एक तरीके से मॉडेस्टली बहुत ही प्यार से वो उसकी उनको वो रैप्स पहनाते हैं. देन पॉवर्टी का से पूछा जा सकता है पुअर की बात हुई है. क्लैश मीन्स इट वाज गोइंग ऑपोजिट टू दिस ब्यूटीफुल गाउन. देन एलिगेंस वर्ड का भी आपको सिनोनिम एंटोनिम आ सकता है. तो मल्टीपल वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस पॉसिबल हैं फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ. क्लियर. ऑलराइट.
She wished to hurry away in order not to be noticed by the other women who were wrapping themselves in rich furs. और क्यों उनकी वाइफ जो है वो बहुत जल्दी जल्दी कर रही थी पार्टी से जाने की, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि बाकी की जो रिच विमेन हैं जिन्होंने फर्स पहने हैं यानी थोड़ी कॉस्टली से रैप्स पहने हैं, वो नोटिस करें कि यहाँ पर मैडम लॉइजल ने इतना ऑर्डिनरी सा रैप पहना हुआ है. लॉइजल डिटेन्ड हर वेट, सेड ही आई एम गोइंग टू कॉल अ कैब. तो लॉइजल जो है वो डिटेन यानी उनको रोकने की कोशिश करते हैं, मे बी हाथ पकड़ के बोलते हैं कि रुको, मैं जब कैब बुला लेता हूँ देन वी विल गो. बट शी वुड नॉट लिसन एंड डिसेंडेड द स्टेप्स रैपिडली. बट उनको तो डर लगा हुआ था कोई नोटिस नहीं कर ले कि इतना पुअर सा रैप पहना हुआ है, तो वो जो है बहुत जल्दी जल्दी स्टेप से चली जाती हैं. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one, hailing the coachman whom they saw at a distance. तो जब वो रोड पे थे, ऑन द वे थे, तो उनको कोई कैरियज नहीं दिख रहा था, कोई भी नहीं दिख रहा था जो उनको लेकर जाए, सॉर्ट ऑफ अ व्हीकल. तो वो जो है कोशिश कर रहे थे, they were seeking यानी they were looking for a carriage. एक दूर उनको कोचमैन दिखता है, the one who drives the carriage, और फिर वो लोग हेल करते हैं यानी चिल्लाकर कॉल कर उसको बुलाते हैं. They walked along towards the river, hopeless and shivering. Finally, they found one of those old carriages that one sees in Paris after nightfall. तो बहुत दूर था वो कैरियज, वो भी उनको नहीं मिलता. तो वो जो है बिल्कुल कहाँ वॉक कर रहे हैं, अलॉन्ग साइड द रिवर. वहाँ पे दे आर होपलेस यानी कि उनको कोई होप या कोई उम्मीद नहीं है कि कोई गाड़ी मिलेगी इस वक्त जो उनको घर तक छोड़ेगी. एंड शिवरिंग, ऑब्वियसली सुबह का टाइम है, ठंड थी, तो दे वर ट्रेवलिंग विद कोल्ड, चिली वेदर था, इसीलिए दे वर ट्रेवलिंग विद कोल्ड. क्लियर. फाइनली दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरियजेस. तो जो पेरिस में सॉर्ट ऑफ एक ओल्ड टाइप का कैरियज मिलता है, नाइट फॉल यानी कि जैसे ही बहुत डार्क हो जाता है, रात हो जाती है, दैट टाइम आपको ये कैरियजेस मिल जाएंगे पेरिस में. एंड वन ऑफ दोज कैरियजेस दे वर एबल टू फाइंड सो दैट वो अपने घर पहुंच पाए. क्लियर. डायरेक्ट क्वेश्चंस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. वो क्या पेस की बात करें तो पूछा जा सकता है अबाउट द वर्ड डिटेन्ड. देन आपसे पूछ सकते हैं डिसेंडेड, रैपिड यानी इन अ हरी. नेक्स्ट पूछा जा सकता है हेल करना यानी वो लोग बुला रहे थे, दे वर कॉलिंग, दे वर शाउटिंग. नेक्स्ट पूछा जा सकता है आपसे होपलेस या शिवरिंग के सिनोनिम्स या एंटोनिम्स. क्लियर. तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है हर एक वर्ड जो कुछ भी दिया है, होपलेस हो गया, शिवरिंग हो गया, इट शुड नॉट बी होपफुल. क्लियर. ऑल राइट. फर्स्ट क्वेश्चन जो हमें आंसर करना है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग. All the men noticed Madame Loisel. Yes. Matilda danced with enthusiasm, intoxicated with pleasure. Definitely. Matilda was thinking about the admiration, this victory so complete and sweet to her heart. Definitely वो इस admiration, इस praise इन सब के बारे में सोच रही थी, and this was a victory for her कि that she was a success at the party. तो all the three options क्या हो जाएंगे आपके correct answers. तो all are true. Clear? All right. Next is what is correct from the following. Matilda's husband had been half asleep in one of the little saloons since midnight. Definitely. She went home towards 4 o'clock in the morning. Yes. Wives of 3 other gentlemen were enjoying themselves at the party very much. Yes. तो बोला ना बाकी की 3 gentlemen were also taking rest, but wives जो है वो अभी भी enjoy कर रही थी in the party. तो all of the above क्या हो जाएंगे correct statements. Clear? All right. Next is what is true from the following. Mr. Loisel threw around her shoulders the modest wraps. Yes. The wrap poverty clashed with the elegance of the ball costume. Definitely. The wrap was not borrowed from Madame Forestier. Yes, it was not borrowed. Only necklace was borrowed. So this is also the correct statement. So all are true. क्या हो जाएगा आपका right answer. Clear? Next पूछ सकते हैं what is not true from the following. Matilda would not listen to her husband and descended the steps rapidly. Yes, not true पूछा है तो ये क्या हो जाएगा incorrect option. When they were in the street, they found no carriage and they began to seek for one. Again ये एक true statement है but a wrong option. They walked along towards the river, hopeful and shivering. नहीं, it is hopeless. क्लियर. तो ये एरर हो गया इस सेंटेंस में, तो दिस इज दी वन जो कि क्या हो गया नॉट करेक्ट. क्लियर. दे फाउंड वन ऑफ दोज ओल्ड कैरेजेस दैट वन सीज इन पेरिस आफ्टर नाइटफॉल. डेफिनेटली येस. तो ये भी क्या हो गया एक रॉन्ग ऑप्शन क्योंकि ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है. क्लियर. तो थर्ड इज द वन जिसमें एक एरर है, होपलेस होना चाहिए, होपफुल नहीं. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज विक्ट्री मीन्स सेम एज. विक्ट्री यानी जीत, विन. क्लियर. तो सक्सेस, ट्रायम्फ, विन. तो ऑल द थ्री क्या हैं करेक्ट वर्ड्स. आपको सक्सेस और विन तो पता ही है, ट्रायम्फ और सर्जरी पढ़ चुके हो, तो ट्रायम्फ मीन्स अ विक्ट्री. क्लियर. तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएंगे राइट वर्ड्स. डन. ऑल राइट. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन्स सेम एज
होपलेस, डज नॉट बोला है, होपलेस यानी कोई भी उम्मीद ना होना। डेस्पेयरिंग, डेस्पेयरिंग यानी कि आप बहुत सैड फील कर रहे हो ऑब्वियसली बिकॉज यू आर फीलिंग होपलेस, तो दिस मीन्स द सेम एज द वर्ड होपलेस। डिजेक्टेड यानी बहुत बुरा फील करना कि नाउ डिसहार्टेंड कि अब कुछ नहीं होगा, तो दिस ऑल्सो मीन्स सेम। ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक मीन्स अ पॉजिटिव, पैसिमिस्टिक मीन्स बीइंग नेगेटिव, क्लियर। तो ऑप्टिमिस्टिक मतलब बहुत पॉजिटिव हो आप, तो वो क्या हो जाएगा, होपफुल। तो ये हो गया द वर्ड विच डज नॉट मीन्स एज द सेम एज द वर्ड होपलेस। नेक्स्ट, डीमोरलाइज्ड, अगेन यस, आप अपने सारे उम्मीद खो चुके हो, तो यू आर डीमोरलाइज, यू आर डीमोटिवेटेड, तो दिस ऑल्सो मीन्स द सेम एज द वर्ड होपलेस। तो जो वर्ड जिसका मतलब नहीं है होपलेस, दैट इज ऑप्टिमिस्टिक, क्लियर, ऑल राइट। Next extract is, it took them as far as their door and they went wearily up to their apartment. अब यहाँ it क्या है, वो carriage, ठीक है, जो उनको लेकर जाता है घर तक। देन पूछा गया है they went wearily up to, wearily मतलब tired, बिल्कुल थक गए थे वो लोग, तो वो लोग फिर wearily अपने अपार्टमेंट तक जाते हैं। It was all over for her. It was यानी कि पार्टी, सक्सेस, एडमिरेशन, प्रेज, कॉम्प्लीमेंट्स, जो कुछ भी था, it was all over for her यानी for Madam Loisel. And on his part, he remembered that he would have to be at the office by 10 o'clock. He remembered, obviously एक ही मेल कैरेक्टर है, that is Mr. Loisel, तो वो एकदम से सोचने लगते हैं कि अरे भाई मुझे कल ऑफिस जाना है 10 बजे तक। She removed the wraps from her shoulders before the glass for a final view of herself in her glory. फिर वो अपना रैप हटाती हैं और अपने आप को एक सॉर्ट ऑफ फाइनली देखना कि वो कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं, ये एक फाइनल व्यू वो अपने आप को मिरर में देखना चाहती थी। She does that. Suddenly she uttered a cry. Her necklace was not around her neck. और एकदम से वो चिल्ला के बोलती हैं, बिल्कुल uttered a cry यानी something जो कि बहुत वरीन है, यानी कि एकदम से चिल्लाते हुए वो बोलती हैं कि नेकलेस जो है वो नहीं है अराउंड her neck. लॉइजल ऑलरेडी हाफ अनड्रेस्ड आस्क्ड व्हाट इज द मैटर। अब लॉइजल जो है वो क्या सोच रहे हैं, मुझे ऑफिस जाना है 10 बजे तक, तो वो इसीलिए अब अनड्रेस्ड हो रहे थे, यानी अपने पार्टी के कपड़े चेंज कर नॉर्मल क्लोथ्स में आकर सोने वाले थे। और उनकी वाइफ तो भी अभी तक लगी हुई है, शी इज जस्ट देयर टू एडमायर हर ब्यूटी, शी इज नॉट ऑफ द फैक्ट कि मैं थक गई हूँ, मुझे अब सो जाना चाहिए, नहीं, वो सिर्फ अपनी ब्यूटी के लिए ही एडमिरेशन में ही रह गई हैं। तो शी जस्ट वॉन्टेड टू सी हर सेल्फ इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो वो अपने हस्बैंड को क्या बोलती हैं कि नहीं भाई, नेकलेस जो है वो मिसिंग है। What is the matter? She turned towards him excitedly. I have no longer have Madame Forestier's necklace. तो वो जो है स्टैमर करते करते रुक रुक के बोलती है, बिकॉज बहुत टेंशन वाली बात है कि मैडम फॉरेस्टियर से जो नेकलेस मैंने मांगा था वो नेकलेस मिसिंग है, क्लियर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पता है, वो कैप की भी बात हम कर चुके हैं, जैसे वेरीली जो है इसका मतलब होता है टायर्ड होना। देन आपसे पूछा जा सकता है रैप्स क्या थे, तो रैप्स के बारे में फिर आपसे प्रीवियस एक्सट्रैक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन किया जा सकता है कि रैप जो है वो बोरो किया गया था या फिर इन्हीं का था, मैडम लॉइजल का, वाज इट गिविंग वाज इट क्लैशिंग विद द एलिगेंट लुक ऑफ द गाउन। नेक्स्ट आपसे पूछ सकते हैं ग्लोरी के ऊपर सिनोनिम एंड एंटोनिम, एंड आफ्टर दैट आई डोंट थिंक देयर आर एनी क्वेश्चंस जो कि वो कैप बेस्ड हो सकते हैं, क्लियर। ऑलराइट, लेट्स रीड द कंटिन्यूएशन. So the continuation says he arose in dismay. What? How is that it is not possible? Arise यानी उठ जाना ना, तो arose हो गया past tense, तो वो जो है in dismay यानी बहुत sadness, distressed मूड में एकदम से खड़े हो जाते हैं या उठ जाते हैं। क्यों? Because obviously बहुत टेंशन वाली बात है। What? How is that it is not possible? तो वो बोलते हैं कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है, it is not possible कि नेकलेस खो गया हो। And they looked in the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets, everywhere. और पूरी ड्रेस में वो जो है चेक करते हैं, मे बी कहीं पे फंस गया हो नेकलेस। They could not find it, but उनको नेकलेस नहीं मिलता। He asked, you are sure you still had it when we left the minister's house? तो वो अपनी वाइफ से इंक्वायर करते हैं कि are you sure जब हम मिनिस्टर्स के रेसिडेंस से बाहर आ रहे थे, पार्टी से बाहर आ रहे थे, तब वो नेकलेस तुमने पहना हुआ था। तो उनकी वाइफ बोलती है yes, I felt it as we came आउट। वो बोलती है हाँ डेफिनेटली जब हम बाहर आ रहे थे आई कुड फील कि मैंने नेकलेस पहना हुआ है। बट इफ़ यू हैड लॉस्ट इट इन द स्ट्रीट वी शुड हैव हर्ड इट फॉल। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं बट अगर तुमने वो नेकलेस घुमा दिया होता या फिर वो नेकलेस गिर गया होता रास्ते में तो हमें आवाज़ आती एंड वी कुड हैव हर्ड द नॉइज और साउंड ऑफ द फॉलिंग नेकलेस। इट मस्ट बी इन द कैब। तो उनके हस्बैंड बोलते हैं हो सकता है कैब में रह गया हो नेकलेस। येस इट इज़ पॉसिबल। तो उनकी वाइफ बोलती है मे बी या इट इज़ पॉसिबल। डिड यू टेक द नंबर? तो उनके हस्बैंड पूछते हैं कि क्या तुमने नंबर लिया था कैब का? तो वो बोलती है नो। एंड यू डिड यू नोटिस व्हाट इट वाज? तो फिर वो दूसरे क्वेश्चंस करते हैं कि नोटिस किया क्या कि कैब कौन था या फिर वो कैब का नंबर क्या था। No, they looked at each other, utterly cast down. Finally, Loisel dressed himself again. और फिर एक दूसरे को देखते हैं कि भाई लेट डाउन फील करते हैं, बहुत बुरा फील करते हैं कि सम एवरीथिंग इज वो लग रहा था कि सॉर्ट ऑफ कोई भी चीज़ काम नहीं करने वाली जिससे इनको नेकलेस का पता चले। और फिर से लॉइजल जो है ड्रेसअप होते हैं क्योंकि उनको जाकर अब नेकलेस
फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस जो है वो आपसे यहाँ पे जो भी पूछे जा सकते हैं दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ। अगर वो कैप की बात करें तो अरोज क्या है भाई, पास्ट टेंस ऑफ अराइज, तो अराइज वर्ड के आपको सिनोनिम एंटोनिम आने चाहिए। देन डिसमे वर्ड आपको ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, अगेन दिस कैन बी आस्क्ड एज अ सिनोनिम एंटोनिम क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कहाँ कहाँ उन्होंने ढूंढा नेकलेस को, देन व्हाट वर द क्वेश्चंस जो वो एक दूसरे से पूछ रहे थे, एंड फाइनली व्हाई लॉयसल ड्रेस्ड हिमसेल्फ अगेन बिकॉज ही हैड टू गो एंड फाइंड आउट द नेकलेस। क्लियर? ऑल राइट, सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज which of the following is correct? The carriage took them as far as their door. Yes. They went warily up to their apartment. Definitely. Mr. Loisel would have to be at the office by 10 o'clock. Yes. So all are correct statements. Clear? All right. Next is what happened as Matilda reached home. She removed the wraps from her shoulders before the glass. Yes. She wanted to view herself in her glory. Definitely. She found that the necklace was not around her neck. Again, direct statements from the extract. So all of the above are the correct ones or the ones जो कि घर जाके होता है with Matilda. Clear? All right. Next is where did Loisel search for the necklace? कहाँ कहाँ पे वो ढूंढते हैं as per this extract? In the folds of the dress, in the folds of the cloak, in the pockets. So all of the above वो चीजें हैं जहाँ पर पूरी ड्रेस में वो completely search करते हैं for the necklace. Clear? All right. Next question is what questions were asked by Loisel to each other? Was she sure that she still had the necklace when they left the minister's home या house? तो वो जो है अपनी वाइफ से पूछते हैं कि were you sure about the necklace कि वो था जब हम पार्टी से बाहर आ रहे थे। तो this is right. Did they take the number of the cab? क्या नंबर लिया कि नहीं लिया कैब का? Did they notice what the number was? या फिर नंबर नोटिस किया क्या कि कैब का नंबर क्या था? तो ऑल द थ्री वर द क्वेश्चंस जो वो एक दूसरे से इंक्वायर करते हैं कि वेदर कुछ तरीका मिल जाए जिससे वो नेकलेस के बारे में इंक्वायर कर सकें। तो ऑल ऑफ द अबव क्या हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज ग्लोरी मीन्स अ सेम एज। तो ग्लोरी का मतलब क्या होता है, यानी अपनी एक ब्यूटी को एडमायर करना, दैट इज व्हाट ग्लोरी मीन्स। सो ब्यूटी, साइट, वंडर, डेफिनेटली ऑल द थ्री मीन्स द सेम, यानी कि अपना व्यू, अपनी ब्यूटी या फिर अपना वंडर, यानी कि जिस तरीके से शी वॉज लुकिंग गुड, तो वो जो एक बोल सकते हैं ना वंडरफुल सा साइट था, दैट इज व्हाट इज मेंट बाय द ग्लोरी। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज डिस्मे डज नॉट मीन्स सेम एज। डिस्ट्रेस, तो डिस्मे का मतलब ही क्या होता है, सैड होना। तो डिस्ट्रेस इज समथिंग जो कि सेम है। पूछा क्या है, डजंट, तो ये क्या हो जाएगा क्रॉस। कंसर्न हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कंसर्न इज द सेम एज द वर्ड डिस्मे। सैडन अगेन बुरा फील करना। एंड एनकरेज मीन्स ऑपोजिट ऑफ दिस। तो एनकरेज क्या हो जाएगा, द वर्ड विच डज नॉट मीन सेम एज द वर्ड डिस्मे। क्लियर? ऑल राइट। Next extract is, I am going, he said, over the track where we went on the foot to see if I can find it. तो उनके हस्बैंड क्या बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ उस रोड पे देखने जहाँ पे हम लोग वॉक करके जा रहे थे फॉर द कैरियज। तो यहाँ पे ट्रैक का मतलब क्या होगा, द रोड और द वे जो वो लोग फॉलो करते हैं, दे वर वॉकिंग ऑन, जब उनको कैरियज नहीं मिल रहा था। And he went. She remained in her evening gown, not having the force to go to bed. और वो उसी ड्रेस में बैठी हुई थी because she was shocked. तो वो जो है एकदम से अपने आप को नहीं कर सकती कि मैं जाके सो जाऊं, because that situation was very tensed situation, और उस टेंशन में obviously किसी को भी नींद नहीं आएगी। Towards 7 o'clock her husband returned. और 7 बजे के करीब उनके हस्बैंड जो है वो वापस आते हैं। He had found nothing. He went to the police and to the cab offices and put an advertisement in the newspapers offering a reward. तो what all he did, वो गए for the search of the necklace, नहीं मिला। Then वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं, कैब ऑफिस में इंक्वायर करते हैं और एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश कराते हैं, बट कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है। She waited all day in a state of bewilderment before this frightful disaster. She यानी मैडम लॉयजल, वो बैठी हुई थी in the state, confused state, in perplexed state। और वो किस लिए, क्योंकि जो फ्राइटफुल, एक जो ये टेरिफाइंग सी जो डिजास्टर्स सी सिचुएशन हो गई थी, वो सोचते सोचते वो बैठी हुई थी कंफ्यूज्ड कि क्या होगा, नेकलेस मिलेगा या नहीं मिलेगा। Loisel returned in the evening, his face pale, he had discovered nothing. और वो शाम तक वापस आते हैं मिस्टर लॉयजल, बट उनका फेस पेल है बिकॉज उनको कोई भी रिजल्ट नहीं मिला है, कुछ भी वो ढूंढ नहीं पाए थे, इसीलिए ही वॉज फीलिंग वेरी टेंस्ड। He said, write to your friend that. और फिर वो अपनी वाइफ को सजेशन देते हैं कि अपनी फ्रेंड को लेटर लिख के भेज दो कि जो क्लास्प है वो टूट गया है नेकलेस का, जो भी हम कंटिन्यूएशन पैराग्राफ में पढ़ेंगे, एंड सो दैट उनको टाइम मिल जाए टू फाइंड नेकलेस फॉर दे गेट, मे बी दे गेट 1 week टू फाइंड आउट कि नेकलेस कहाँ पर गिरा था। तो एक्सट्रैक्ट बेस में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको समझ आ गए होंगे, जो भी डायरेक्ट क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी है अभी हम डिस्कस भी करेंगे। वो कैप की बात करें तो यहाँ अगेन ट्रैक किसको रेफर कर रहा है, उस वे को, उस रोड को। नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे कि
एडवर्टीजमेंट क्या होता है? तो एडवर्टीजमेंट इज समथिंग जो ऐड बोलते हो आप, यानी पेपर में पब्लिश कराना ये न्यूज़ कि हमने नेकलेस घूम गया है, लॉस्ट एंड फाउंड जो कॉलम होता है वहाँ पर, एंड देन वी विल पे यू दिस पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिवॉर्ड एंड वट एवर जो भी पर्सन को ये मिलता है कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर एड्रेस और ऑन दिस नंबर। नेक्स्ट पूछ सकते हैं बिविल्डरमेंट मतलब कंफ्यूज्ड स्टेट में होना, देन फ्राइटफुल समथिंग जो बहुत डिजास्टर्स है, डेंजरस है, एंड डिजास्टर इटसेल्फ मीन्स सम अनप्लेजेंट सिचुएशन। तो इस पे बेस्ड भी आपको वो कैप बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं। देन फेस पेल की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यानी जब आप बहुत वरी करते हो या फिर सिचुएशन अनएक्सपेक्टेड हो जाती है तो योर फेस कलर चेंजेस। क्लियर? तो दिस इज व्हाट इज मेंट बाय हिज फेस पेल, हिज फेस टर्न्ड पेल। क्लियर? ऑल राइट। नेक्स्ट इज यू हैव ब्रोकन द क्लास्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर। तो वो अपनी वाइफ को बोलते हैं लेटर में मेंशन करो कि जो नेकलेस का हुक होता है जिससे हम दोनों साइड्स को बंद करते हैं सो दैट वी कैन वेयर इट सिक्योरली, तो वो उसे कहते हैं आप क्लास्प। तो वो क्लास्प टूट गया है और वो मैं रिपेयर करा के आई विल गिव इट बैक टू यू, दैट विल गिव अस some time। तो पूछ सकते हैं why did Loisel or Mr. Loisel give the suggestion of writing a letter to Madame Forestier so that they get some time to find the necklace। She wrote as he dictated, और वो लिखती जाती हैं जैसे जैसे उनके हस्बैंड उनको डिक्टेट करते हैं, बताते जाते हैं। At the end of a week they had lost all hope, और एक हफ्ता हो जाता है, कुछ भी नहीं होता, ना एडवर्टीजमेंट से, ना पुलिस के थ्रू, ना कैब ऑफिस में पता चलता है कि नेकलेस कहाँ गया, और इसीलिए वो सारे होप्स जो हैं, सारी उम्मीद जो है वो छोड़ देते हैं कि अब नेकलेस नहीं मिलने वाला। एंड लॉइजल ओल्डर बाय 5 years डिक्लेयर्ड वी मस्ट रिप्लेस दिस जूल, और ऑब्वियसली मिस्टर लॉइजल इतना ढूंढ कर, इतने टेंशन में, ऐसा लग रहा था कि वो 5 साल उनकी उम्र बढ़ गई हो, यानी कि वो इतने ज़्यादा टेंशन में थे, इतनी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो गई थी उनके लिए, इतने टायरसम सिचुएशन हो गई थी, और फिर वो ये सब चीज़ें देखकर बोलते हैं कि अब हमें रिप्लेस करना पड़ेगा दूसरे नेकलेस से। In a shop of the Palace Royal, they found a chaplet of diamonds which seemed to them exactly like the one they had lost। और फिर एक शॉप कहाँ पर, पैलेस रॉयल में एक शॉप इनको मिलती है, वहाँ वो ज्वेलरी देखते हैं बहुत सारी, फिर फाइनली उनको एक चैपलेट या एक स्ट्रिंग ऑफ डायमंड्स दिखता है जो कि सेम होता है एज द नेकलेस जो मैडम फॉरेस्टियर का था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स। तो ओरिजिनल प्राइस क्या था उस नेकलेस का? 40,000 फ्रैंक्स, बट ये जो है थोड़ा बहुत बार्गेन या डिस्कस करते हैं तो इनको जो है 36,000 फ्रैंक्स तक लास्ट प्राइस मिलता है कि इसमें आपको वो चैपलेट ऑफ डायमंड्स मिल जाएगा। लॉइजल possessed 18,000 francs which his father had left him, he borrowed the rest। तो 18,000 फ्रैंक्स उनके पास ऑलरेडी थे जो उनके फादर जो है छोड़ के गए थे मिस्टर लॉइजल के लिए, और बाकी के रिमेनिंग 18,000 जो है वो उनको बोरो करने पड़ते हैं, यानी उधार लेने पड़ते हैं। अब यहाँ आपसे पूछ सकते हैं क्लास्प का मतलब क्या है, देन रिपेयर वर्ड के सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट डिक्टेटेड, यानी कि नरेट कर रहा हो कोई, उसको कहते हैं डिक्टेट करना। नेक्स्ट पूछ सकते हैं चैपलेट का मतलब यानी स्ट्रिंग ऑफ डायमंड, सॉर्ट ऑफ एक तार जिसे बोलते हो जिसमें सारे डायमंड्स लगे हों। नेक्स्ट पूछ सकते हैं आपसे कि ओरिजिनल प्राइस क्या था डायमंड्स का, तो 40,000 फ्रैंक जो उस चैपलेट ऑफ डायमंड्स का, बट फाइनल प्राइस क्या आता है 36,000, कि इतने में उनको वो चैपलेट ऑफ डायमंड्स पड़ जाएगा। एंड 18,000 फ्रैंक्स जो है वो उनके पास इनहेरिटेड मनी था ऑलरेडी फ्रॉम हिज फादर, रिमेनिंग कितने बचते हैं 18,000, वो बोरो करते हैं, बोरो करना यानी किसी से उधार लेना। क्लियर? नाउ लेट्स सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट, व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। Mr. Loisel went over the track to find the necklace. This is correct, so this is the right answer. Next is asked, Matilda remained in her evening gown. Yes, उनको बिल्कुल भी नहीं था कि she should go and sleep. तो this is also a correct statement, but हमें not true बताना है, तो ये options जो है वो आप wrong mark कर दोगे। Mr. Loisel returned back at 7 o'clock. हाँ, वो 7 o'clock in the morning return होते हैं, तो this is also a right statement but incorrect option. Mr. Loisel had found something. नहीं, ये हो जाएगा Mr. Loisel had found nothing. Clear? तो this was the error in this sentence, तो ये हो जाएगा the one which is not true in these options. Clear? All right. Next is what all steps were taken by Loisel to find the necklace. तो वो क्या चीज़ें कोशिश करते हैं, how he left no stone unturned, तो वो options कौन से हो जाएंगे? He went to the police, yes. He went to the cab offices, definitely. He put an advertisement in the newspapers offering a reward, yes. So all the three options are correct. All of the above क्या होगा आपका right answer. Clear? All right. नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉट ट्रू फ्रॉम द फॉलोइंग, इन स्टेटमेंट में से क्या सही नहीं है। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ बिविल्डरमेंट बिफोर दिस फ्राइटफुल डिजास्टर, येस। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो दिस वुड बी मार्क्ड एज रॉन्ग ऑप्शन। लॉइजल रिटर्न्ड इन द आफ्टरनून, नहीं, लॉइजल रिटर्न्ड इन द इवनिंग,
तो ये हो गया एरर इन द सेंटेंस, तो ये हो जाएगा आपका इनकरेक्ट ऑप्शन. Loisel returned with his face pale. Yes, this is correct, so it would be a wrong option. Loisel had discovered nothing. Again, this is correct statement, तो ये भी हो जाएगा एक wrong option. तो option number 2 है जिसमें error था. It should not be afternoon, it is evening, and this is the one which is not true from the following. Clear? All right. Next is what was suggested by Loisel to his wife? To write to Matilda's friend? Yes. To mention in the letter that they have broken the clasp of the necklace? Definitely. To mention in the letter that they will have it repaired? Yes. तो ये पूरी जो बातें हैं, these were the suggestions of again Mr. Loisel to Mrs. Loisel या फिर Madam Loisel कि letter लिख दो and mention all these things. तो all of the above क्या हो जाएगा? Right option. Clear? All right. Next is what is true with respect to chaplet of diamonds. It seemed to be exactly like the necklace that was lost. Yes. It was valued at 40,000 francs. Definitely. Loisels would get it for 36,000. Yes. तो 40,000 की वैल्यू थी, but bargain वगैरह के बाद वो 36,000 फाइनल प्राइस पड़ता है. तो all are true with respect to the chaplet of diamonds. Clear? All right. Next is what is not true from the following. Loisel possessed 18,000 francs. Yes, तो ये क्या हो जाएगा? एक wrong option because not true पूछा है. 18,000 francs were left by Loisel's father. Yes, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक wrong option. The rest of the money was borrowed by Loisel. Yes, तो again this is a wrong option. Next, the chaplet was available for 18,000 francs. नहीं, it was available for 36,000 francs. Clear? So this is the error. तो ये हो जाएगा आपका incorrect statement or the statement which is not true. Clear? All right. Next is bewilderment means same as. तो जो भी confusion की बात करेगा option that is the same as the word bewildered or bewilderment. So perplexity, तो perplexed होना यानी confused होना, perplexity यानी confusion, तो ये भी क्या है? सही है. Confusion, yes, ये word हमें already पता है. Bafflement यानी again वही पता ही नहीं है क्या करना है यानी you are confused, तो bafflement also means the same as bewilderment. तो all of the above क्या हो जाएंगे? Right options. Clear? All right. Next extract is he made ruinous promises, took money from ushers and the whole race of lenders. तो वो जो है बहुत difficult promises करते हैं कि मैं पैसे लौटा दूंगा इस वक्त पे या sort of, and then सारे lenders से high rate पे वो interest rate पे money borrow करते हैं. Then he went to get the new necklace, depositing on the merchant's counter 36,000 francs. और वो जाते हैं, कौन जाते हैं? Mr. Loisel shop पे. He gets the necklace for 36,000 francs. When Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." तो जब Madame Loisel Madame Forestier के घर जाती हैं, तो Madame Forestier जो है वो थोड़ी rigid, बहुत सी firm tone में बोलती हैं कि मुझे time पे लौटा देना चाहिए था ये necklace तुम्हें, because हो सकता था मुझे requirement होती to wear this necklace. Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. तो Madame Loisel डर रही थी कि वो बॉक्स खोल लेंगी अगर मे बी उनको पता चल जाएगा कि ये तो वो नेकलेस है ही नहीं, तो इस डर जो था उनके दिमाग में वो नहीं हो पाता है कि मैडम फॉरेस्टर जो है वो चेक ही नहीं करती है जूल बॉक्स ओपन कर कि नेकलेस सही है या नहीं. What would she think if she should perceive the substitution? तो यहाँ बोला है कि अगर वो समझ जाती, इंटरप्रेट कर लेती कि ये सब्सटीट्यूटेड है, रिप्लेसमेंट है, तो फिर क्या होता. तो एक्सट्रैक्ट बेस में डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको समझ आ रहे हैं कि एग्जैक्टली वो कहाँ से बाकी के पैसे बोरो करते हैं, कितने पैसे बोरो करते हैं? 18,000 फ्रैंक्स. नेक्स्ट पूछा जा सकता है द मीनिंग ऑफ लेंडर्स, द पर्सन जो कि हाई रेट पे या फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कुछ पैसे लेंड करते हैं, दोज आर नोन एज लेंडर्स. देन आपसे पूछा जा सकता है कितने का आया? 36,000 का आया है चैपलेट ऑफ डायमंड्स. देन क्या दिमाग में फियर चल रहा था किसके? मैडम लॉइजल के, कि मैडम फॉरेस्टर अगर खोल के देख लेंगी बॉक्स तो मे बी उनको पता ना चल जाए कि ये एक रिप्लेस्ड नेकलेस है और वही नेकलेस नहीं है. नेक्स्ट पूछा जा सकता है फ्रिजिड का मतलब यानी बहुत फर्म टोन में, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होकर कि वाई डिड नॉट गिव द नेकलेस ऑन द राइट टाइम टू मी. नेक्स्ट पूछ सकते हैं कि परसीव के एंटोनिम सिनोनिम. परसीव यानी पता लगाना, तो इंटरप्रेट, और सब्सटीट्यूशन यानी रिप्लेसमेंट. क्लियर? ऑल राइट. What should she say? Would she take her for a robber? और फिर ये सब चीज़ें सोच रही थी वो कि क्या बोलेंगी मैडम फॉरेस्टर, उनको पता चल जाएगा कि वो नेकलेस नहीं है. क्या वो ये बोलेंगी कि मैडम लॉइजल एक चोर है.
मैडम लॉइजल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। अब उनको समझ आता है कि नेसेसिटी वाली लाइफ जो है वो क्या होती है। देखो, जब उनके पास सब कुछ था तो वो उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी जो नेसेसिटी नहीं है, लग्जरी होना, कंफर्ट्स होना, अच्छा फर्नीचर होना, ये नेसेसिटी में नहीं आता है। बेसिक नीड्स क्या होती है कि आपके पास एक जगह हो, खाना हो, कपड़े हो, राइट, ये होती है बेसिक नीड्स जो उनके पास बहुत अच्छे से थी। बट उनको क्या लगता था, ये सब भी कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो अब उन्हें समझ आएगा कि बेसिक नेसेसिटी क्या होती है। शी डिड हर पार्ट हाउएवर कंप्लीटली हीरोइकली। वो अपना काम कर देती है, यानी वो दे देती है नेकलेस, बट ब्रेवली किया, ने करेजसली किया, हीरोइकली यानी लाइक अ हीरो। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्थ। अब ये जो है उनको, जो कि डिजास्टर्स, टेरिफाइंग सा बिल्कुल, जो उन्होंने मनी लिया है, बोरो किया है, अब उसको पे बैक करने का राइट टाइम आ गया था। शी वुड पे इट, और वो करना ही पड़ेगा, नहीं तो लेंडर्स वुड डू एनीथिंग। दे सेंट अवे द मेड, दे चेंज देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। तो वो अपने हस्बैंड को ऑब्वियसली सपोर्ट कर रही है कि हाँ भाई, उन्हें पे करना, पे बैक करना। और गलती भी उन्हीं की कि उन्होंने ध्यान नहीं रखा जो चीज़ उन्होंने किसी की बोरो की थी। तो अब क्या करना है, दोनों को मिलके करना है कुछ कि वो पे कर पाए वो इतना बड़ा ह्यूज अमाउंट। तो क्या करते हैं वो लोग, सर्वेंट्स को निकाल देते हैं, मेड को निकाल देते हैं, अपने लॉजिंग्स यानी अकोमोडेशन को चेंज कर लेते हैं, और एक एटिक में, एक सॉर्ट ऑफ स्पेस में एक रूम बुक करते हैं। शी लर्न द ओडियस वर्क ऑफ अ किचन। और जितने भी डिफिकल्ट, बिल्कुल रेजिस्टेबल से काम होते हैं जो अच्छे नहीं लगते किसी भी करना, तो वो किचन के सारे काम भी वो सीख लेती है। शी वॉश्ड द डिशेज, वो सारे बर्तन धोती हैं। शी वॉश द सॉइल्ड लिनन, देयर क्लोथ्स एंड डिश क्लोथ्स विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। और जो भी अगर किसी पे तेल वेल लग जाता है या मिट्टी लग जाती है, गंदे हो जाते हैं कपड़े, वो भी वो धोती थी, खुद के धोती थी, अपने हस्बैंड के धोती थी, जो उन्होंने कभी नहीं किए ये काम, सर्वेंट्स किया करते थे। तब भी उनको ये नहीं था कि एक्सेप्टेंस नहीं था कि एटलीस्ट मेरे पास ये सब कुछ है। बट नाउ शी वुड रियलाइज कि एग्जैक्टली उनकी लाइफ अच्छी थी, और कितनी अच्छी थी जब उनको ऐसा लगता था कि उनके पास कुछ भी नहीं है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो अब वो खुद कर रही थी, बिकॉज अब उनको एक एक पेनी जो है वो सेव करनी थी, सो दैट दे कैन पे द डेब्ट एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर? ऑल राइट। She took down the refuse to the street each morning and brought up the water, stopping at each landing to catch her breath. और वो पानी भी भर भर के लेकर आती थी और हर एक इतने बड़े बड़े बकेट्स को भारी भारी होते हैं, और उनको आदत भी नहीं थी उठाने की। तो जब वो उठाती थी तो एवरी टाइम वो हर एक स्टेप पे रुक जाती थी, सो दैट शी कैन कैच हर ब्रेथ। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल। और ऑर्डिनरी लोगों की तरह वो अब कपड़े पहनती थी। शी वेंट टू द ग्रोसर्स, द बचरर्स एंड द फ्रूटर्स विद हर बास्केट ऑन हर आर्म, शॉपिंग, हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ अ मिसरेबल मनी। और वो हर जगह जो भी शॉपिंग करनी है, फ्रूट्स वगैरह हो गए, जो भी ग्रोसरीज है, वो खुद जाती थी, उनके पास बास्केट होता था। एंड ऑल्सो वो बार्गेन करती थी, हैगलिंग यानी बार्गेन करना, फॉर एवरी पेनी। और सो क्या है यहाँ पर, वो सबसे वैल्यू, लो वैल्यू का जो कॉइन होता है उसकी बात हो रही है। क्लियर? तो यहाँ पर भी जो भी आप प्रीवियस पैराग्राफ की भी अगर हम बात करें तो एक्सट्रैक्ट के डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। अगर हम वोकैब की बात करें तो पूछ सकते हैं आपसे हॉरिबल, नेसेसिटी, देन हीरोइकली के वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट पूछा जा सकता है फ्राइटफुल वर्ड के वोकैब बेस्ड क्वेश्चंस। नेक्स्ट यू कैन बी आस्क्ड कि लॉजिंग्स का मतलब क्या होता है, एटिक का मतलब क्या होता है, देन वो क्या क्या काम करती थी, एंड ऑल्सो ओडियस वर्ड का मीनिंग क्या है, जो कि अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे भी। नेक्स्ट अगर फाइनल पैराग्राफ की बात करें तो उसमें पूछ सकते हैं आपसे कैच हर ब्रेथ का मतलब, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं, तो सॉर्ट ऑफ आपको ऐसा लगता है कि यू वांट टू कैच योर ब्रेथ, यानी आप नॉर्मली ब्रीथ करना चाहते हो, तो यू जस्ट स्टॉप एंड यू जस्ट ब्रीथ फॉर सम टाइम एंड जस्ट गो अगेन। तो दैट इज व्हाट कैच हर ब्रेथ मीन्स। नेक्स्ट पूछा जा सकता है कि हैगलिंग का मतलब क्या है, यानी कि बार्गेन करना, लड़ना बार्गेनिंग के लिए कि नहीं भैया इतना कम करो, उतना कम करो, जो हम बात बोलते हैं, दैट इज व्हाट हैगलिंग मीन्स। एंड मिसरेबल, अगेन मिसरेबल मानी यानी कि क्योंकि बहुत कम पैसे थे उनके पास और बहुत सॉरोफुल था वो एक एक पैसा जमा करना, इसलिए बोला है मिसरेबल मनी। क्लियर? ऑल राइट। So the first question asked is, what is true from the following? Mr. Loisel went to get the new necklace. Yes. Madame Loisel took back the jewels to Madame Forestier. Definitely. Madame Forestier did not open the jewel box as Madame Loisel feared she would. तो सारे ही questions क्या हैं? Direct. बस एक ही चीज याद रखनी है, necklace लेने कौन गया था? Mr. Loisel, not both of them, neither Madame Loisel. Clear? तो all of the above क्या हो जाएंगे? The true statements. Done? All right. Next is, what was Madame Loisel thinking when she went to Madame Forestier's house? What would Madame Forestier think if she should perceive the substitution? Obviously ये उनके दिमाग में चल रहा था. What should she say? क्या वो कुछ बोलेंगी अगर उनको पता चल जाएगा कि substituted है ये necklace? Would she take her for a robber? तो definitely ये भी उनके दिमाग में चल रहा था कि मे बी ये एक चोर है, ऐसा वो डिक्लेयर कर देंगी क्या? तो all of the above are the things जो उनके दिमाग में चल रही थी. Clear? All right. Next is, what did Loisels do to pay the debt?
They sent away the maid, yes. They changed their lodgings, definitely. They rented some rooms in an attic, yes. So all the three things were done by them ताकि वो borrowed money जो है वो return back कर पाएं. तो all of the above क्या हो जाएगा? Correct answer. Clear? All right. Next is what were the activities done by Madam Loisel? यानी कि वो कौन से काम थे जो वो खुद से करने लगी थी अब after she just invited this situation for herself in her life. She learned the odious work of a kitchen and washed the dishes. Yes. She washed the soiled linen, their clothes and dish clothes, which she hung on the line to dry. Yes. She took down the refuse to the street each morning and brought up the water. So all the three mean, are the direct statements from the extract, and these were the activities which were done by Madam Loisel. So all of the above क्या हो जाएगा आपका right answer. Clear? All right. Next is what is true from the following. Matilda clothed like a woman of the people. Yes, woman of the people का मतलब क्या होता है? Ordinary, यानी जैसे normal people would dress up. That is the meaning of women of the people. Matilda went to the grocers, the butchers and the fruiterers with her basket on her arm. Yes, Matilda was haggling to the last sou of her miserable money. डेफिनेटली, यानी उनके पास जो पैसे इतनी मुश्किल से सेव हो रहे थे उसके हर एक पेनी के लिए शी वॉज हैगलिंग, शी वॉज बार्गेनिंग सो दैट शी कैन सेव ईच एंड एवरी पेनी. क्लियर? तो ऑल आर द ट्रू स्टेटमेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन आस्क्ड इज heroically means same as, यानी bravery के साथ courageously. तो boldly yes, fearlessly definitely, courageously yes. तो तीनों ही words जो हैं same बोलते हैं with lot of bravery and lot of courage. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका right answer. Clear? All right. Next is frightful does not mean same as. Frightful यानी डरावना. Clear? तो horrible इसका मतलब same है, does not पूछा है. Terrifying again something which is very disastrous और बोल सकते हैं dreadful. Next is dreadful. This also means the same as frightful यानी कि जिसकी वजह से डर लगे. Next mild. Mild मतलब normal. तो ये बिल्कुल भी frightful का meaning नहीं है. तो this is the word which does not means the same as the word frightful. Clear? All right. Next is which of the following is synonym of haggling? Haggling means bargain करना. तो bargain yes, negotiate हम बोलते हैं ना, let's negotiate on it यानी कि discuss करते हैं कितना कम ज़्यादा कर सकते हैं. तो negotiate also means bargaining. Agree मतलब मान जाना, तो discussion नहीं करना, dispute में नहीं पड़ना. तो this does not mean same as the word haggling. तो both 1 and 2 हो जाएंगे आपके synonyms of the word haggling. Clear? All right. Next extract is the husband worked evenings putting the books of some merchants in order and nights he often did copying at 5 sous a page. तो husband क्या कर रहे थे? एक्स्ट्रा काम कर रहे थे, लेट इवनिंग्स तक वो काम करते थे. मर्चेंट्स यानी कि जो शॉपकीपर्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, तो उनकी जो बुक्स हैं वो रखते थे और उनको कॉपी करते थे वो 5 सौस के लिए पर पेज. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स. और 10 साल तक यही उनकी लाइफ स्टाइल चलती रही. At the end of 10 years, they had restored all. यानी कि सब कुछ वापस से वो कर चुके थे, यानी सारे पैसे वो वापस कर चुके थे. मैडम लॉइजल सीम्ड ओल्ड नाउ. अब क्या चेंजेस देखने को मिले थे? मैडम लॉइजल अब ओल्ड लगने लगी थी. ऑब्वियसली उनके जो काम हो गए थे उसमें वो अपनी ब्यूटी पे तो ध्यान देंगी नहीं. शी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड. और वो स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन हो गई थी, यानी कि द वंस जो हर एक डेंजर के साथ डील कर सकते हैं, नॉट डेलिकेट वंस. और ये जो लिखा है क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, यानी समन जो बहुत क्रूड है, रियल स्टेट में जो होती हैं विमेन, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट विमेन. क्लियर? Her hair badly dressed, her skirts awry, her hands red, she spoke in a loud tone and washed the floors with large pails of water. तो definitely उनके जो बाल हैं वो badly dressed थे और उनके skirts sort of right position पे नहीं थे, right कपड़े नहीं थे उनके पास, बहुत ही बुरी condition थी उनकी. Her hands red, obviously बकेट्स पकड़ के या काम कर करके उनके हैंड्स जो है वो रेड हो गए थे. शी स्पोक इन अ लाउड टोन, बिल्कुल उसी तरीके से बार्गेन कर करके उनकी टोन भी ऐसी हो गई थी. दैट इज फ्रॉम पुअर हाउस होल्ड, जो कि डील करते हैं विद देयर राइट टोन ऑफ वॉइस. एंड वॉश द फ्लोर्स विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर. बड़े बड़े बकेट्स के साथ शी यूज्ड टू वॉश द फ्लोर ऑफ द हाउस. तो दीज वर द कंडीशंस जो कि हम देख पा रहे थे ऑफ मैडम लॉइजल आफ्टर 10 years. क्लियर? ऑल राइट. But sometimes when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times. But जब उनके husband evening में ऑफिस में होते थे तो वो विंडो के सामने बैठती थी और फिर उस पार्टी के बारे में सोचने लगती थी. Of that ball where she was so beautiful and so flattered. और वो उस पार्टी के बारे में सोचती हैं जहाँ वो इतनी beautiful लग रही थी, flattered यानी जहाँ पे उनकी सिर्फ तारीफ हो रही थी, उनको सिर्फ compliments मिल रहे थे. How would it have been if she had not lost the necklace? Who knows how singular is life and how full of
चेंजेस। तो अगर नेकलेस नहीं वो लूज करती या फिर नहीं घूमता तो लाइफ कितनी डिफरेंट होती, और लाइफ जो है वो कभी भी किसी भी तरीके से चेंज हो सकती है, वी नेवर नो। हाउ स्मॉल अ थिंग विल रूइन और सेव वन, और एक छोटी से छोटी चीज जो है वो या तो आपको बहुत ऊपर पहुंचा सकती है या फिर बिल्कुल कंप्लीटली डाउनफॉल दिखा सकती है, एंड दिस वी कैन सी इन दिस कंप्लीट story. One Sunday, as she was taking a walk in the Champs Elysees to rid herself of the cares of the week, she suddenly perceived a woman walking with a child. तो एक संडे के दिन जब वो वो रिलैक्स्ड हो रही थी बिकॉज अब सब पैसे वो वापस कर चुकी हैं, कहाँ पर? चैम्प्स एलिसिस में। तो शी वॉज वॉकिंग मे बी टू जस्ट मेक हर सेल्फ फील रिलैक्स। तो उस वक्त वो एक लेडी को परसीव यानी एक लेडी को इंटरप्रेट कर पाती हैं विथ हर चाइल्ड, और वो कौन होती है? वो होती है मैडम फॉरेस्टियर। क्लियर? ऑलराइट। First question is, what all Mr. Loisel did to pay the debt? He worked evenings, yes. He kept the books of some merchants in order, and nights he often did copying, definitely. He did copying of books at 5 sols a page, obviously. तो ये all the three options are directly given from the extract. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका right option? Clear? All right. Next is, what happened after 10 years? Madame Loisel seemed old. Yes, she had become a strong, hard woman, the crude woman of the poor household, definitely. Her hair were badly dressed, her skirts awry, her hands red, she spoke in a loud tone. So all the three things happened in Madame Loisel's personality after 10 years. So all of the above क्या हो जाएंगे आपके right options? Clear? All right. Next is, what happened when Mr. Loisel was at office? Madame Loisel would seat herself before the window. Yes. Madame Loisel would think of that evening party of former times. Yes. Former यानी previous times. Madame Loisel think about the ball where she was so beautiful and so flattered. Yes. तो वो हमेशा इस बॉल पार्टी के बारे में सोचती रहती थी, तो things लिख लेना चाहिए, या thought about that event where she was very beautiful और सब उनकी compliments कर रहे थे. तो this is also correct. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका right option? Clear? All right. Next is, what happened on one Sunday? Madame Loisel was taking a walk. Yes. Matilda was walking in Champs Elysees to rid herself of the cares of the week. Definitely. Matilda suddenly perceived a woman walking with a child. Yes. So all of the above क्या हैं आपके right options कि what happened one Sunday. Clear? All right. Next is, flatter means same as यानी praise करना किसी को, तो compliment yes, praise yes, admire yes. तो all the three means the same. तो all of the above क्या हो जाएंगे आपके right options? Clear? All right. Next is, which of the following does not mean same as perceived? Perceived यानी कि किसी चीज को पता लगा लेना, interpret कर लेना, तो जिसका भी मतलब opposite होगा that would be the word does not mean, which is not meaning same as the word perceived. तो first is recognized, it means same as the word perceived. Identified यानी पता लगा लेना, again same. Disregard यानी कि बिल्कुल ignore कर देना, नहीं पता लगा पाना, तो ये हो जाता है आपका word which does not means same as the word perceive or perceive. Next, discovered यानी again पता लगा लेना, तो this means same as the word perceived. Clear? All right. Next extract is, it was Madame Forestier, still young, still pretty, still attractive. But Madame Forestier change नहीं हुई थी because she did not face such harsh situations in her life. Madame Loisel was affected, but she was affected. Should she speak to her? Yes, certainly. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो वो सोचती है कि मैं बात करूं कि नहीं करूं जाके, बट फिर लगता है कि यार बिल्कुल definitely I should go because मैंने सब कुछ तो पे बैक कर दिया है, तो why not? She approached her and she goes and talks to Madame Forestier. Good morning, Jane. Her friend did not recognize her and was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. तो वो जो है अपनी फ्रेंड का नाम लेती हैं जियान. So Madame Jane Forestier was the complete name of her friend, और वो जाके उनको गुड मॉर्निंग बोलती हैं, बट बिकॉज जो मैडम लॉइजल है वो इतनी चेंज हो चुकी हैं तो उनको कोई भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाता, तो इसीलिए ये भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाती कि वो मटिल्डा है. तो वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड है कि वो कौन है लेडी जिसको मैं नहीं जानती हूँ बट इतनी फैमिलियरली ऐसे कि जैसे कि मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं, ऐसे गुड मॉर्निंग बोल रही हैं. शी स्टैमर्ड, बट मैडम आई डू नॉट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन. तो मैडम फॉरेस्टियर बोलती हैं रुक रुक कर कि आई थिंक आपको गलती हो गई है, कुछ मिस्टेक आपको आपसे कुछ मिस्टेक हो गई है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मैं वो पर्सन नहीं हूँ मे बी जो आप सोच रही हैं.
No, I am Matilda Loisel. Her friend uttered a cry of astonishment. Oh my poor Matilda. तो बोलती भाई मैं मटिल्डा लॉइजल हूँ, तो उनकी फ्रेंड शॉक्ड हो जाती हैं एंड शी इज़ वेरी सैड टू सी कि किस तरीके से मटिल्डा इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है. क्लियर? तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि व्हाट हैपेंड देन मैडम फॉरेस्टियर का जो रियल नाम है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है. देन आपसे पूछा जा सकता है कि क्या दिमाग में चल रहा था मैडम लॉइजल के कि वो जाके मिले कि नहीं मिले फॉरेस्टियर से. फॉरेस्टियर का क्या रिएक्शन था जब वो लॉइजल को देखती हैं. देन आपसे अगर वो कैप की क्वेश्चन पूछें तो अफेक्टेड वर्ड से आपको आ सकता है एंटोनिम सिनोनिम. देन सर्टेनली वर्ड. देन नेक्स्ट पूछ सकते हैं अप्रोच्ड, एस्टोनिश्ड, पर्सोनेट, स्टैमर्ड. तो यहाँ पे बहुत से वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी हम प्रीवियस पैराग्राफ्स में भी डिस्कस कर चुके हैं एंड वी विल आल्सो सी द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन देम इन दिस पर्टिकुलर एक्सट्रैक्ट. क्लियर? ऑलराइट. How you have changed. Yes, I have had some hard days since I saw you and some miserable ones and all because of you. तो उनकी फ्रेंड पूछती है भाई ऐसा कैसे, how you have changed, such a drastic change है, कैसे हुआ. तो वो बोलती हैं yes, क्योंकि मेरे बहुत hard days यानी hard situations देखी है मैंने लाइफ में. Since I saw you यानी लास्ट टाइम जब से मैंने तुम्हें देखा था, जब नेकलेस ये रिटर्न करने जाती हैं तब से लेके हमने बहुत बुरे दिन देखे हैं. And some miserable ones and all because of you. और क्या बोलती है, all because of you, Forestier, that I have seen such harsh situations. Because of me, how is that? You recall the diamond necklace that you loaned me to wear to the minister's ball? Yes, very well. Well, I lost it. तो उनकी फ्रेंड बोलती है कैसे, मैं कैसे. तो वो पूछती है क्या तुम्हें याद है, कैन यू रिकॉल, कैन यू रिमेंबर कि वो जो डायमंड नेकलेस था जो तुमने मुझे दिया था पार्टी पे पहनने के लिए. तो उनकी फ्रेंड बोलती है यस. बोलती है भाई वो मुझसे घूम गया था. हाउ इज दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी. तो उनकी फ्रेंड बोलती है ऐसे कैसे घूम गया, तुमने तो मुझे वो रिटर्न कर दिया था. आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट. तो वो बोलती है भाई मैंने तुम्हें दूसरा भेजा था जो कि सेम उसकी तरह दिख रहा था. एंड इट हैज टेकन अस देन 10 years टू पे फॉर इट. और वो बोलती है मैडम लॉइसल कि 10 साल लग गए हमको टू पे फॉर दैट पर्टिकुलर नेकलेस. यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट. मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट. तो मैडम लॉइजल बोलती हैं कि तुम्हें समझ आ रहा होगा कि कितना डिफिकल्ट रहा होगा हमारे लिए टू पे फॉर दैट नेकलेस. इट वॉज नॉट ईजी क्योंकि हमारे पास कुछ भी नहीं है. एंड शी वॉज लाइक बट अब सब कुछ खत्म हो गया है, मैंने सब पे कर दिया है. नाउ आई एम नॉर्मली नेचुरली कंटेंट एंड satisfied. तो मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट यानी शी वॉज लाइक शॉक्ड कि व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्योंकि उनको पता था वो नेकलेस जो है वो फॉल्स है और इसके लिए इतना ज़्यादा पे किया है, स्ट्रगल किया है किसने, लॉइजल्स ने. क्लियर? तो यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन हमें पता है. अगर हम देखें वो कैप तो आपको मिस्री या मिसरेबल वर्ड पे आ सकता है वो कैप बेस्ड क्वेश्चन. नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है रिटर्न्ड वर्ड का एंड दैट्स इट. एंड ऑल्सो कंटेंट या डिसेंट वर्ड जो है इस पर आपको वो कैप बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं. क्लियर? ऑलराइट. She said you say that you bought a diamond necklace to replace mine. Yes, you did not perceive it then. तो मैडम फॉरेस्टर बोलती है अच्छा you want to say कि तुमने मेरा जो नेकलेस है वो घुमा दिया और फिर जो तुमने नेकलेस दिया दैट इज अ सब्सटीट्यूशन ऑफ इट. तो वो बोलती है yes, क्या तुम परसीव नहीं कर पाई, क्या तुम इंटरप्रेट नहीं कर पाई थी तभी कि वो नेकलेस दूसरा है. They were just alike. तो वो बोलती है मैडम लॉइजल दोनों ही ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं. एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय. और उनके चेहरे पे एक प्राइड है और बिल्कुल एक खुशी थी चेहरे पे कि हाँ भाई वो तो बिल्कुल सेम थे दिखने में. मैडम फॉरेस्टियर वाज टच्ड एंड टुक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड ओ माय पुअर मटिल्डा माइन वर फॉल्स दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs. तो वो जो है बहुत शॉक्ड हो जाती हैं. मैडम लॉइजल का हाथ अपने हाथ में लेती हैं और बहुत प्यार से उनको बोलती हैं कि मटिल्डा मेरा जो नेकलेस था वो नकली था, इट वॉज फॉल्स एंड इट वॉज नॉट मोर देन 500 francs. यानी जिसके लिए उन्होंने 36,000 francs भरे, 10 ईयर अपने पे कर दिए उसके लिए, वो सिर्फ 500 francs का था. नाउ यू कैन बी आस्क्ड अबाउट द क्वेश्चन परसीव पे आपको आ सकते हैं एंटोनिम सिनोनिम. देन नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है प्राउड, जॉय. फॉल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, झूठ नहीं है. फॉल्स का मतलब यहाँ पर कि वो फेक थे. क्लियर? जो भी नेकलेस था वो फेक था, इट वॉज नॉट रियल डायमंड. क्लियर? नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस व्हिच कैन बी आस्क्ड ऑन दिस एक्सट्रैक्ट. मैडम फॉरेस्टियर वाज स्टिल. तो वो अभी भी कैसी थी, यंग, अट्रैक्टिव एंड प्रिटी. तो ऑल द थ्री आर द डायरेक्ट वर्ड्स. तो ऑल ऑफ द अबव आपका क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन. Next question is, what was Madame Loisel thinking when she saw Madame Forestier? Should she speak to her? Yes. Because she had paid, she would tell her all. Yes. Certainly she should talk to her. Definitely. तो all the three जो है थोड़े बहुत modification के साथ sentences हैं which was going on in the mind of Madame Loisel. तो all the above are the correct options. Clear? All right.
Next is what is true from the following. Madame Forestier did not recognize Matilda. Yes. Madame Forestier was astonished to be so familiarly addressed by this common personage. Definitely. Madame Forestier told Matilda that she does not know her. She must be mistaken. तो सारे ही again direct statements हैं, तो all are the true ones or all are the correct statements. Clear? All right. Next is what did Madame Loisel reply when Madame Forestier asked about her poor condition. तो मैडम जो मटिल्डा है यहाँ पे मैडम लॉइजल है वो क्या बताती हैं to Forestier? That she has had some hard days, yes. That she has had some miserable ones, definitely. She has had hard days all because of Madame Forestier. वो क्या बोलती है कि it is because of you, you know, I have faced such hard situations. तो all of the above क्या हो जाएंगे आपके correct options. Clear? All right. Next is which of the following is correct? Madame Loisel inquired Forestier about the diamond necklace. Yes. Matilda accepted that she had lost the necklace. Yes. It took 10 years to pay for the necklace. Definitely. तुम inquire करती हैं about the necklace, you know कि क्या वो necklace तुम्हें याद है जो तुमने मुझे दिया था. तो all the three word जो lines हैं वो बिल्कुल correct हैं. तो all are true or all are correct is the correct option. Clear? All right. Next is what did Madame Forestier tell Matilda? She inquired that Matilda bought a diamond necklace to replace her. वो inquiry करती है कि अच्छा तुमने क्या खरीदा diamond necklace to replace my one? Yes. Her diamond necklace was false, definitely. Her necklace was not worth over 500 francs. Yes. तो all of the above were the things जो Matilda को बताती हैं या पूछती हैं कौन? Forestier. Clear? All right. Next is astonish means same as. Astonish यानी shocked हो जाना, surprised हो जाना, that is what astonish means. तो astound also means the same as the word surprise. Surprise, stunned. तो all the three means the same as the word astonished. तो all of the above क्या हो जाएगा आपका right answer. Clear? All right. So with this we come to an end of our topic which is extract based questions of the chapter The Necklace. I hope आपको हर एक question, हर एक vocab based question clear होगा. And now in the next video we'll try to solve certain long answer type questions based on the similar chapter The Necklace. Till then take care of yourself. और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching.